Namaste everyone, welcome to this course which is designed to help you cope up with anxiety and stress. कि कैसे एंग्जाइटी और स्ट्रेस से लड़ा जाए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एक बर्निंग प्रॉब्लम है एंड ये बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए और इजीली आपको समझाया जाए ताकि आप अपने स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से लड़ो। एंड टू बी फ्रैंक, मैंने कई यूट्यूब वीडियोस देखे एंड उन वीडियोस में इन्फॉर्मेशन तो थी बट एकदम इन डेप्थ नॉलेज नहीं दी थी कि कैसे आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से लड़ो। वो बस खाली ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मुझे लगता है इन डिटेल लोगों को इतनी इंसाइट नहीं देती है कि एक्चुअल में स्ट्रेस और एंग्जाइटी से कैसे डील किया जाए। तो मैंने स्किलशेयर पे एक कोर्स देखा अल्मीरा स्ट्रेंज का, जो बात करती है कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डील किया जाए थ्रू अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये कोर्स जीशान भाई को भी दिखाया एंड उन्हें काफी पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि तुम ये कोर्स एकदम सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में बनाओ ताकि अपने इंडियन ऑडियंस का काफी फायदा हो सके। तो उसके बाद क्या है, मैं पूरी मेहनत से लग गया ये कोर्स बनाने में एंड आई होप कि आपका इससे काफी फायदा होता है। अब मेजरली ये कोर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट वन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस से डील कैसे किया जाए, कौन सी वो कोपिंग टेक्निक्स है जो आपको मदद करेगी अपना स्ट्रेस कम करने में, एंड क्या मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं स्ट्रेस को इरेडिकेट करने के लिए। एंड दूसरी मेजर चीज जिस पे फोकस किया गया है इज एंग्जाइटी, कि सोशल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट उसे परसीव कैसे करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज की जाती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने में, कि एक्चुअल में स्ट्रेस और एंजाइटी होते कैसे है, उसके मेडिकेशंस क्या है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, कि हम इन जनरल क्या कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बचाने के लिए। तो ऑल इन ऑल ये स्ट्रेस का कोर्स काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये स्ट्रेस और एंजाइटी का टॉपिक नया नहीं है बट ये कोर्स के अंदर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च प्रोवाइड की गई है जो आपकी लाइफ आसान बनाएगी। What is stress? आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या होता है। कोई भी चीज से अगर आपको लड़ना है तो आपको आपके ओपोनेंट की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ब्रूस ली कहते हैं कि अगर आप अपने ओपोनेंट को फाइट करते हो तो आपको उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि ये ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो वैसे ही हम स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। और अगर आपको मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूं तो यार, आपकी एग्जाम्स है और आप एग्जाम्स देने जा रहे हो बट आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, राइट। तो वैसे ही अगर आप बिना प्रिपरेशन किए, बिना स्ट्रेस क्या है वो जाने, अगर आप स्ट्रेस से डील करने जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रेस? तो अगर स्ट्रेस को मैं आपको सिंपली समझाने जाऊं तो स्ट्रेस इज सिंपली द रिएक्शन वी गिव टू द एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैपनिंग टू अस। अब हमारे रिएक्शन किस बेसिस पे आते हैं? हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे थिंकिंग पैटर्न पे, हमारे एक्सपीरियंस पे और हमारे जो ब्रेन में प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर की है उस बेसिस पे हमारे रिएक्शंस आते हैं। तो बेसिकली आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इन 4 चीजों पे निर्भर करते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को ऑफिस जाना है एंड वो ऑलरेडी लेट हो गया है, तो अब जब वो बाइक चला रहा है तो वो अब स्पीडिंग कर रहा है। जितना वो जल्दी पहुंच सके उतना उसके लिए अच्छा होगा, तो वो स्पीडिंग कर रहा है। अब ये स्पीडिंग करने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है उसके दिमाग में एक शॉक बैठ जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उसके साथ हो गया है। अब अगली बार जब भी वो ड्राइव करेगा या फिर बाइक चलाएगा और स्पीड अप करेगा तो उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक पॉपअप आएगा कि अगर तू फिर से स्पीड करेगा तो तेरा एक्सीडेंट हो सकता है। ये आपका ब्रेन आपको बचा रहा है एक्सीडेंट से बचने के लिए। बट इसके ऑपोजिट में दूसरा बंदा है जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो अगर उसको लेट हो रहा है और उसे जल्दी पहुंचना है ऑफिस तो वो स्पीड अप करेगा तो उसके दिमाग में जरा भी प्रेशर नहीं बनेगा। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लाइफ में जो इंसिडेंट हो रहा है और आप जो उसे रिएक्शन दे रहे हो उससे आपके स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल पे काफी फर्क पड़ता है। और एक क्लासिक एग्जांपल दूं तो एक बंदा सपोज लाइन में खड़ा है एंड एक रैंडम सा दूसरा बंदा आके वो लाइन में आगे खड़े रह जाता है। तो ये सिचुएशन में वो जो पीछे वाला बंदा है वो भड़क जाएगा और बोलेगा तेरे को समझ नहीं आती और अपना पूरा बीपी हाई कर लेगा। अब सेम सिचुएशन में दूसरा एक बंदा खड़ा है, सिमिलरली कोई एक रैंडम पर्सन आता है और लाइन में उसके आगे खड़ा रह जाता है। अब ये बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एकदम शांति से खड़ा रहता है वहां पे और वो आगे वाले बंदे को कहता है कि आपने लाइन तोड़ी है, आप प्लीज पीछे जाके खड़े रह जाइए। अब हर बंदा सिचुएशंस को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि फर्स्ट बंदा एकदम स्ट्रेस्ड आउट होके सामने वाले को उल्टा सीधा बोलने लग गया एंड इसके ऑपोजिट में दूसरा बंदा जो काम एंड कंपोज्ड रह के अपना काम उसने सामने वाले से निकलवा लिया। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट सोसाइटी ने स्ट्रेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह फ्रेम की है। स्ट्रेस इज प्राइमरीली अ फिजिकल रिस्पॉन्स। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो वो सोचती है इट इज अंडर अटैक, और जब आपकी बॉडी को ऐसा लगता है इट इज अंडर अटैक, इट गोज टू आइदर फ्लाइट और फाइट मोड। जिसके बाद आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स एंड हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन,
कॉर्टिसोल एंड नोरेपाइनेफ्राइन रिलीज करती है, जिसके बाद आपका ब्लड मसल्स में रश करता है एंड बॉडी के कुछ फंक्शंस बंद हो जाते हैं, जैसे कि डाइजेशन। तो भले ही आपको पता हो कि स्ट्रेस मेंटल लेवल पे आपको तकलीफ करता है, बट आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस से चालू होता है, कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस एंड सिनेरियोस होते हैं उस बेसिस पे आपका स्ट्रेस डिपेंड करता है। तो जब भी हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, एंड इट डज नॉट हैव टू बी थ्रेटनिंग सिचुएशन जहां पे आपके दिमाग पे किसी ने गन रखी है एंड वो बोल रहा है शूट करेंगे, सिर्फ थ्रेटनिंग सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल सिचुएशंस की बात हो रही है। तो हमारी बॉडी हमें तुरंत प्रिपेयर करती है स्ट्रेस से डील करने के लिए। हमारे लार्जेस्ट मसल्स में ब्लड पंप किया जाता है कि अगर हमें कोई डेंजरस सिचुएशन से भागना पड़ा तो हमारे पास मसल्स में ब्लड है। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक बंद हो जाता है ताकि हमारी बॉडी एनर्जी प्रिजर्व करके वहां लगा सके जहां पे एक्चुअल में जरूरत है। भले ही रियलिटी में सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल ना हो तो भी हमारी बॉडी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसे इट इज अ थ्रेट टू आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप पे चिल्लाऊं तो आपकी बॉडी तुरंत फिजियोलॉजिकल लेवल पे रिस्पॉन्ड करेगी और या तो फाइट या फ्लाइट मोड पे चली जाएगी। अब मेजरली 9 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्ट्रेस के बारे में। पहली चीज, स्ट्रेस इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल गेम है, सब दिमाग में होता है, बट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी तरह का स्ट्रेस अचानक से नहीं आ जाता। जब आपके लाइफ में फिजिकल इंसिडेंट्स होते हैं वहां से वो सिचुएशंस को आपका ब्रेन एनालाइज करता है एंड फिर डिसाइड करता है कि वेदर ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल है या नहीं। दूसरी चीज, स्ट्रेस इज गुड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको मोटिवेशन देता है चीजों को जल्दी खत्म करने में। तीसरी चीज, स्ट्रेस इज बैड व्हेन इट अकर्स रेगुलरली एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चौथी चीज, स्ट्रेस इज नॉट एंजाइटी। पांचवी चीज, पीपल कैन अडेप्ट स्ट्रेस। बहुत सारे लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में जीते हैं लाइफ टाइम क्योंकि वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, स्ट्रेस कैन लीड टू एंगर, डिप्रेशन, poor emotion and stress management. Seventh point, stress is also linked with physical health जैसे कि टेंशन, high blood pressure, back pain, etc. Eighth point, stress can be managed through techniques, therapy and pharmacotherapy. Ninth and final point, stress can also lead to cancer, suicide, violence, heart attack and even stroke. So Hanji guys, that was it for the first subtopic, which is what is stress. Namaste and welcome back to the next video or the next subtopic as I'd like to put it on how to deal with stress and anxiety. और आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस हमें अफेक्ट कैसे करता है। How does stress affect us? अब आपके एक्सपीरियंस से आपको पता ही होगा कि स्ट्रेस आपको 2 लेवल्स पे अफेक्ट करता है, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल लेवल एंड सेकंड साइकोलॉजिकल लेवल। तो सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करी जाए तो स्ट्रेस आपको कई तरीके से तकलीफ पहुंचाता है। जैसे कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आप एकदम लेजी फील करते हो कि मतलब आपको टास्क तो पता है आपको क्या करना है बट आप में जरा भी एनर्जी ही नहीं है। फिर सेकेंडली आप अनमोटिवेटेड फील करते हो कि सिर्फ बेड में पड़े रहना है और कुछ काम ही नहीं करना। और जब आपके पास कुछ करने की विल पावर नहीं होती और आप एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहते हो तो आप एकदम इरिटेबल भी हो जाते हो। और सेकेंडली अगर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करी जाए तो आपको हेडेक्स होते हैं, आपको बैक पेन होता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता है। और ये सारी चीजों का मेजर कारण क्या है? स्ट्रेस। तो आइए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो आपको प्रीवियस सब टॉपिक से ऑन व्हाट इज स्ट्रेस से समझ में आ ही गया होगा कि स्ट्रेस आपको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे कई लेवल्स पे अफेक्ट करता है। फिर एक टाइम बाद आदमी स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेता है एंड अंदर ही अंदर वो घुट घुट के जीता है। बट आपको ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस एज अ प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई भी इसे ओवरकम कर सकता है थ्रू सर्टेन टेक्निक्स एंड मेडिकेशन। अब आइए एनालाइज करते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस का एक प्रो ये है कि आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, बट इसका एक कॉन ये है कि आप रेस्टलेस हो जाते हो। एक तरफ आप एकदम मोटिवेटेड फील कर सकते हो बट एक बाजू एकदम ओवरवेल्म हो जाते हो। एग्जांपल के लिए मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ और सब कर लेता हूँ और एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपको सब चीजें एकदम राइट इन प्लेस लगेगी। आपको लगेगा हाँ यार मैं सब कर सकता हूँ, बट फिर एक फीलिंग किक इन करती है जहाँ पे आप लूप ऑफ थॉट्स में फंस जाते हो और आपको एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है एंड आगे कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। कॉन्स्टेंटली थॉट्स आए जाते हैं और आए जाते हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो और ये थॉट्स का लूप बंद ही नहीं होता। अरे यार मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं अपना बिजनेस कैसे सेटअप करूंगा, मैं पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ूंगा, पास्ट के अंदर ये लड़की ने मुझे क्यों छोड़ा। ऐसे वैरायटी ऑफ थॉट्स आपको आएंगे और वो रुकेंगे ही नहीं। और फिर जब आपको ये थॉट्स की क्लैरिटी नहीं मिलती तो आप एकदम इरिटेटेड फील करते हो एंड छोटी छोटी बात पे अनॉय हो जाते हो और एकदम ग्रम्पी फील करते हो एंड बस फिर लगता है कि यार किसी से बात नहीं करनी और ये पूरा वर्ल्ड एकदम बेकार लगने लगता है। और यही नहीं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आपकी थिंकिंग को भी स्लो कर देता है।
जो बाद में आपके डिसीजंस में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये मेजरली आपके मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को ड्रेन कर लेता है। अब नाउ दैट वी अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, लेट्स अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है विच इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल एंड इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ये आपके नर्व्स एंड विल पावर को एग्जॉस्ट कर देता है, जिसके बाद आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता। सिर्फ मन करता है बेड में पड़े रहो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान ना दो, सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते रहो। और ये सिचुएशन में आपको पता है कि आपको सारी प्रोडक्टिव चीजें करनी चाहिए, बट फिर भी आप विल पावर लैक करते हो उन चीजों को करने के लिए जिनको एक्चुअल में आपको टाइम देना चाहिए और उन्हें करना चाहिए। और सबसे बड़ा मेजर थ्रेट तो ये है कि वो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी का जो गार्ड है वो डाउन कर देता है। आपकी बॉडी के पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो आपको अननेसेसरी वायरल इन्फेक्शंस एंड और बुरी चीजों से बचाती है। जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर कोई अटैक हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारने आने वाला है, तो आपका हाथ तुरंत आगे आ जाता है कि बैक ऑफ। वैसे ही हमारी बॉडी में वो जो शील्ड होती है वो नीचे चली जाती है जब आप एक्सट्रीमली स्ट्रेस फील करते हो। तो बेसिकली आपके वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ा देता है, आपकी हार्ट बीट फास्ट कर देता है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी काफी ऊपर आ जाता है। ऑल्सो ये आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप कभी नोटिस करना कि आप जब भी एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड होते हो तब आपकी स्किन एकदम डल पड़ जाती है और आपके आंखों के नीचे एक काला सा पन आ जाता है। अब ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड नाउ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, लेट्स गेट टू नो व्हाट कॉजेस स्ट्रेस। स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्यों है? कोई भी लाइफ इवेंट जो आपको दुखी कर दे, फॉर एग्जांपल आपका डिवोर्स हो गया, आपके कोई लव्ड वन की डेथ हो गई है, आप पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, आपको लोग बुली करते हैं, या फिर आपको अब्यूजिव पेरेंट्स मिले, या फिर जो भी सिचुएशन आपको दुखी करती है वो मेजरली आपको स्ट्रेस कॉज कर रही है। और जो लोग स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाते और उसे अच्छे से डील नहीं कर पाते, वो लोग ही मेजरली डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जब भी लोग ट्रॉमा फेस करते हैं, ट्रॉमा मतलब बैड फ्लैशबैक्स या फिर बुरी यादें भी आप कह सकते हो, तो वो लोग पीटीएसडी डेवलप करते हैं। अब पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो आदमी के स्लीपिंग पैटर्न को खराब कर देता है। क्योंकि रात में आपके साथ कोई नहीं होता, आप और आपका ब्रेन होता है, और आपका ब्रेन आपको बैड फ्लैशबैक्स याद दिलवाता है और आपको और गंदा फील करवाता है। रिसर्च कहती है जो लोग ट्रॉमा फेस करते हैं या फिर खराब इंसिडेंट्स फेस करते हैं लाइफ में, उसमें से 25% फेस पीटीएसडी। वो हर 12 में से एक लोग को अफेक्ट करता है। अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स अस, और ये पूरे कोर्स में हम यही जानने वाले हैं कि स्ट्रेस से डील कैसे किया जाए और उसे मैनेज कैसे किया जाए। देखो, स्ट्रेस भले आपके लाइफ में आए, मेरे को स्ट्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को उससे प्रॉब्लम है कि लोगों को स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई डज एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस डिफरेंटली, कि क्यों एक बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एकदम काम रहता है और उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एंड दूसरा बंदा उसके ऑपोजिट में एकदम गुस्सैल हो जाता है और एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। तो बने रहिए अगले वीडियो तक, आइए साथ में मिलकर स्ट्रेस से डील करें। नमस्ते एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के सब टॉपिक में हम कवर करेंगे कि व्हाई डू वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस डिफरेंटली, एंड मोस्ट सर्टेनली स्ट्रेस इंडिविजुअल पर्सन को डिफरेंटली कैसे अफेक्ट करता है, कि स्ट्रेस को हम कैसे परसीव करते हैं हमारे पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, एंड मेजरली हमारे परस्यूट के बारे में क्या कहता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एकदम ही इजीली हैंडल कर लेते हैं। मतलब एक बंदे के सामने एक पर्टिकुलर सिनेरियो आ जाए, फॉर एग्जांपल आप एक बंदे को कहो कि कल तेरी सरप्राइज टेस्ट है, तो वो बंदा बिना कोई टेंशन लिए हुए जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रख के एकदम चिल होके पढ़ने बैठ जाता है। बट इसके ऑपोजिट में सेम सिचुएशन में कोई दूसरा बंदा एकदम ही पैनिक कर जाता है। मतलब वो एक्शन तो जरा भी नहीं लेगा बट टेंशन दुनिया भर का ले लेगा। अगर पेपर टफ आया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपने मॉम डैड को क्या कहूंगा। ये सब फेक सिनेरियोज वो अपने दिमाग में क्रिएट करके अपने आप को एक प्रेशर कुकर बना लेगा और एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। अब मेजरली ये दोनों बंदे में से मैं अगर आपको चूज करने कहूँ कि आप कौन सा बंदा बनोगे, तो आप ऑब्वियसली काम एंड कंपोज्ड गाय बनने की ख्वाहिश रखोगे, राइट? बट आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ ऑल पीपल फॉल इन द सेकंड कैटेगरी। तो आपको क्या लगता है, जो पहला बंदा था वो जो सिचुएशंस को इजीली और न्यूट्रली रिस्पॉन्ड करता था, वो जन्म से ही ऐसा था, जहां पे उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं, या फिर उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ने उन्हें ये विजडम दे दिया कि कैसे सिनेरियोज में उलझते नहीं है एंड अपना दिमाग ठंडा रख के उन्हें सॉल्व करते हैं, या फिर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स उनमें ऑलरेडी इम्बाइब्ड थे। साइकोलॉजी के हिसाब से इंडिविजुअल स्ट्रेस डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन, कि वो दुनिया या फिर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट को किस नजर से देखते हैं। तो मेनली कोई इंसिडेंट या फिर इवेंट इतना तकलीफ नहीं पहुंचाता किसी बंदे को जितना उनका परसेप्शन पहुंचाता है। परसेप्शन को कॉग्निटिव अप्रेजल का नाम दिया गया है।
परसेप्शन मतलब आप दुनिया को जिस नजर से देखते हो। तो कोई लाइफ इंसिडेंट जिसको आपने एकदम ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया है, उसकी आपको हल्की सी भी अगर भनक लगती है कि ये कोई मेरा काम खराब करने वाला है या फिर कोई रीजन की वजह से आपका वो पर्टिकुलर काम खराब होने वाला है, तो आपका ब्रेन आपको क्या कहता है कि यार ये काम पूरा होना चाहिए क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टू मी। एंड जब कोई रीजन की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाता तो आपका ब्रेन स्ट्रेस्ड आउट फील करता है। एंड अगर आपकी बॉडी एंड ब्रेन को लगता है कि आपके जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट काम को ना पूरा करने के झटके को आपकी बॉडी अगर नहीं सह पाएगी तो आप अपना आपा खो देते हो, एकदम ही एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो एंड छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ने लगते हो। और इसके ऑपोजिट में आप एंग्री होने के बजाय डिफरेंटली भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो, मतलब आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हो एंड अंदर ही अंदर घुट घुट के डिप्रेस्ड फील कर सकते हो। यहाँ पे मेजर थिंग ये है कि हर बंदा सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है बट हर इंडिविजुअल सिचुएशन पे रिएक्ट डिफरेंटली करता है क्योंकि वो सिचुएशन को परसीव भी डिफरेंटली करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस कलीग्स में से किसी को पूछो कि यार तुझे ऑफिस आते आते कोई दिक्कत आई क्या, तो वो कहेगा कि यार तुझे क्या बताओ, एक तो ये बारिश ने दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से ट्रेन भी लेट हो गई एंड रास्ते में ट्रैफिक भी इतनी मिल गई। बट सेम सिचुएशन में दूसरा बंदा एकदम ही चिल्ड होगा। अब इसमें बंदा इमोशनली सिचुएशन को परसीव कैसे कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड बंदे का वर्क कल्चर टॉक्सिक नहीं है एंड सारे ही बंदे उसके ऑफिस में कोऑपरेटिव है, बट ग्रम्पी बंदे के ऑफिस में टॉक्सिक लोग और टॉक्सिक कल्चर है, कोई कोऑपरेट नहीं करता वहां पे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है उसके ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने के लिए। बट अगर एक बंदे ने वो सेम सिचुएशन को मल्टीपल टाइम्स फेस किया है तो स्ट्रेस का लेवल कम भी हो सकता है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो एनालाइज कर लेता है कि और ऐसे क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अब मेजरली दो टाइप की पर्सनालिटी होती है, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटीज आर कंसिडर्ड एज आउटगोइंग, ड्रीमर्स, एम्बिशियस पीपल एंड टाइप बी पर्सनालिटी आर कंसिडर्ड एज रिजर्व्ड, क्वाइट एंड मच मोर रिलैक्स्ड। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि टाइप बी के इंडिविजुअल सिचुएशंस एंड सिनेरियोस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं एज कंपेयर टू टाइप ए पर्सनालिटीज। अब इन रियलिटी आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो सिर्फ प्योर टाइप ए पर्सनालिटी हो या फिर प्योर टाइप बी पर्सनालिटी हो। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज पर्सनालिटीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस दे फेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आप टाइप ए पर्सनालिटी बन जाते हो एंड अगर आपको वर्क करना है तो आप टाइप बी पर्सनालिटी बन जाते हो। अब आप में से कई लोग को लगता होगा कि जो टाइप ए पर्सनालिटी है वो स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर पाते होंगे एज कंपेयर टू टाइप बी पर्सनालिटीज, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जांपल के लिए एक गांव में रहने वाला आदमी जो एक टाइप ए पर्सनालिटी है, जो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है, अब वो कुछ दिनों के लिए शहर में आता है तो भले ही वो टाइप ए पर्सनालिटी हो बट शहर की चकाचौंध से वो एकदम स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म फील कर सकता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अडेप्टेबिलिटी एंड फेमिलियरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट ने टाइप सी एंड टाइप डी के पर्सनालिटीज को भी आइडेंटिफाई किया है जो काफी कंफ्यूजिंग है। टाइप ए आर कंसिडर्ड एज कॉम्पिटिटिव, टाइप बी आर कंसिडर्ड एज रिलैक्स्ड, टाइप सी आर फोकस्ड ऑन स्मॉल डिटेल्स, मतलब दुनिया की कोई परवाह नहीं है, एंड टाइप बी आर एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक, वो हमेशा लोगों का और अपना भी बुरा ही सोचते हैं, उनका माइंडसेट ही एकदम नेगेटिव होता है। तो क्या कोई भी तरह की स्ट्रेस पर्सनालिटी ए बी सी डी हमने हमारे पेरेंट्स से इनहर्ट की है? इसका आंसर काइंड ऑफ मिडल में है, हाँ भी और ना भी। जब आप छोटे होते हो आपके पेरेंट्स आपके लिए सुपर हीरो होते हैं, राइट? एंड सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी बिलीफ सिस्टम एक बार खड़ी कर देता है वो एकदम रॉक सॉलिड एज एन पिलर एक्ट करता है। तो अगर आपके डैड कोई भी सिचुएशन में 2 सेकंड में हाइपर हो जाते हैं और उस पे एक्सट्रीमली रिएक्ट करते हैं तो आप भी यही सीखोगे, बट आप कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के सिचुएशन से अच्छे से डील कर सकते हो। तो योर पर्सनालिटी इज नॉट समथिंग दैट यू इनहेरिट फ्रॉम अदर्स, इट इज समथिंग दैट यू पिक फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर सराउंडिंग्स। तो आपको ये वीडियो में समझ में आ ही गया होगा कि व्हाई आर रिस्पॉन्सेस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो या दैट वाज इट फॉर द थर्ड सब टॉपिक ऑन व्हाई डू वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस डिफरेंटली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे गुड स्ट्रेस वर्सेस बैड स्ट्रेस क्या होता है, यू स्ट्रेस वर्सेस डिस्ट्रेस क्या होता है। एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो ने आपके लाइफ में छोटा सा एक इम्पैक्ट डाला होगा एंड आगे के और वीडियोस के लिए बने रहिए। नमस्ते। आज के सब टॉपिक में हम बात कर रहे हैं व्हाट इज गुड स्ट्रेस वर्सेस व्हाट इज बैड स्ट्रेस, और एज साइकोलॉजिस्ट लाइक टू कॉल इट यू स्ट्रेस वर्सेस डिस्ट्रेस। क्या आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि स्ट्रेस एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपके परसेप्शन के हिसाब से, या फिर स्ट्रेस इन स्मॉल डोजेज कैन बी गुड फॉर यू? तो आइए सीखते हैं आप स्ट्रेस को परसीव कैसे करते हो। अब साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे कॉमन स्ट्रेस के सोर्सेस है मनी, वर्क, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इकोनॉमिक कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज हेल्थ। एक स्टडी कंडक्ट करी गई जिसके अंदर पता चला कि अराउंड 77% ऑफ पीपल फेस द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड 33% ऑफ पीपल आर लिविंग विद एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल्स। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम ये स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे तो हाउ स्ट्रेस इज गुड फॉर अस। देखो,
पैसा कमाना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम आर एक्सट्रीमली इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते या फिर उन्हें पुश अवे नहीं कर सकते। और हमारे साथ जब तक हम जिंदा है, हमारे साथ ये लाइफ टाइम ये सारी सिचुएशंस रहने वाली है। तो वो कहते हैं ना, या तो भाग लो या फिर भाग लो। मैं कहूंगा भागो मत, भाग लेके अपना व्यू पॉइंट एंड अपना एटीट्यूड चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक पेरेंट बन गए हो एंड आपका बेबी एग्जिस्टेंस में आया है, तो आपके लाइफ में वो बेबी का आना थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो बेबी खुशियां तो लाता ही है बट उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाता है। बट पेरेंट बनने की खुशी एक अलग ही बात होती है, आप उसके अंदर एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो। तो ये जो छोटी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे इजीली बेयर कर जाते हो फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि वो आपका किड है एंड ही इज एक्सट्रीमली प्रेशियस टू यू। अब ये तो हो गई बड़ी स्केल पे बात। छोटे स्केल पर बात करें तो आपको आपके बॉस ने एक पर्टिकुलर काम दे दिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक डेडलाइन लगा दिया कि मेरे को ये पर्टिकुलर तारीख तक ये काम चाहिए। तो आप पे वो जो डेडलाइन इंपोज की गई है वो आपको भले ही थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील करवाएगी, बट वो टास्क कंप्लीट करने के लिए इट विल एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल मोटिवेटर। और एक एग्जांपल दूं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपको पता है आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अनसर्टेनिटी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, बट यही तो कैच है कि ये सारी अनसर्टेनिटी, सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको ग्रो करने में भी मदद कर रही है। सोचिए ये स्ट्रेस आपको कितना फायदा दे रहा है आपके अपने एम्बिशंस पूरे करने में। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस इज वो स्ट्रेस आपके साथ कितने टाइम तक रहता है। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम विच डिसाइड्स इट इज गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। जैसे हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस फेस करते हैं, वो हमें एनर्जी एंड मोटिवेशन देता है अपने काम को खत्म करने के लिए, एंड इस तरह का स्ट्रेस हमारे साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ को इन जनरल इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। बट शॉर्ट टर्म या फिर गुड स्ट्रेस का एक कॉन ये है कि वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को खराब कर देता है एंड हमारे एपेटाइट को भी रेगुलेट नहीं कर पाता है। जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाता है, वो मेजर क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो या तो वो फाइट या फिर फ्लाइट मोड में चली जाती है, और आपकी बॉडी अगर ये पर्टिकुलर स्टेट में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है तो आपकी बॉडी थ्रेटेंड फील करती है। एंड यही नहीं, जब आपकी बॉडी फाइट या फिर फ्लाइट मोड में होती है, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली ऑन होती है एंड उससे मेंटली एंड फिजिकली रेस्ट करने का जरा भी मौका नहीं मिलता। और जब आप रेस्ट ही नहीं करोगे तो बॉडी में कोई भी टाइप की एनर्जी और विल पावर नहीं बचेगा और आप फुल्ली ड्रेन हो जाओगे, एंड जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपना गार्ड या फिर प्रोटेक्टिव शील्ड डाउन कर देता है। जब तक आपके बॉडी को लग रहा है इट इज अंडर थ्रेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिक्रिएटरी सिस्टम एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते। एंड जब ये सारी चीजें अच्छे से फंक्शन नहीं करती तो हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, वेट गेन, मेमोरी लॉस, ये सारी चीजें आपको जकड़ सकती है एंड इट कैन पुट योर बॉडी एट रिस्क। किम्बरली सेंटर कहती है कि स्ट्रेस भले ही अच्छा हो या बुरा, अगर वो जाता नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सफर करना पड़ेगा। और वो सफरिंग किस फॉर्म में आएगी? रिलेशनशिप इश्यूज, हाई वर्क प्रेशर एंड कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक खराब सिनेरियोस फेस करना, वर्सेस टेकिंग एन एग्जाम, गिविंग अ प्रेजेंटेशन और कंप्लीटिंग अ डेडलाइन। अब ऊपर वाली ये दोनों सिचुएशंस में से सेकंड वाला सिनेरियो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इट इज गुड स्ट्रेस एंड हमारी बॉडी अडेप्टिव है। एंड टू बी प्रिसाइज, हमारे माइंड एंड बॉडी को शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या फिर गुड स्ट्रेस को अच्छी तरीके से हैंडल करना आता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में मसल्स में ब्लड पंप किया जाता है सो दैट आप एनर्जेटिक फील करो एंड आपके ब्रेन तक ब्लड पहुंचे। एंड जब आपके ब्रेन तक ब्लड पहुंचता है, यू टेक मोर गुड डिसीजंस एंड आपके पास क्लैरिटी भी आती है। अब आप कहोगे कि गुड स्ट्रेस में बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन करती है, राइट, बट बैड स्ट्रेस में बॉडी कैसे फंक्शन करती है? आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यू स्पीक लाउडली, इलॉजिकल बातें करने लगते हो एंड आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अब सबसे मेजर चीज हमें ये बताओ कि गुड स्ट्रेस वर्सेस बैड स्ट्रेस में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, हमें समझ में कैसे आएगा गुड स्ट्रेस ये है और बैड स्ट्रेस ये है? सिंपल, जब गुड स्ट्रेस खत्म हो एंड बैड स्ट्रेस चालू हो। अब ये मेजर 7 पॉइंट आपको हिंट देंगे कि आप गुड स्ट्रेस से बैड स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो। सबसे पहली चीज, आपको लगेगा कि आप में एनर्जी ही नहीं है और आप कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड फील करोगे। सेकंड चीज, आपको कॉन्स्टेंटली हेडेक्स होंगे। थर्ड थिंग, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होंगे जैसे कि एक्जेमा, बॉइल्स एटसेट्रा। फोर्थ थिंग, आपके लाइफ से सारी एक्साइटमेंट चली जाएगी और आप अंदर ही अंदर एकदम नम फील करोगे। फिफ्थ थिंग, यू विल नॉट गेट इनफ स्लीप। सिक्स्थ थिंग, आपका ब्रेन एकदम फॉगी हो जाएगा और आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी खराब होगी। सेवेंथ पॉइंट, यू विल फील लाइक यू नीड टू टेक ब्रेक्स। आपको लगेगा कि नहीं, आज ऑफिस स्किप कर देता हूँ, फिर और 2 दिन बाद लगेगा आज भी ऑफिस स्किप कर देता हूँ। कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा होगा कि मुझे ऑफिस नहीं जाना। और ये हो गए 7 पॉइंट जो आपको बताएंगे कि आप यू स्ट्रेस से डिस्ट्रेस की तरफ जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज, आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। दूसरी चीज, स्ट्रेस एट इनिशियल स्टेज इज गुड। एंड द थर्ड थिंग, आपको ये मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट स्ट्रेस एंड बर्नआउट। नमस्ते एंड वेलकम बैक।
बैक। आज के सब टॉपिक में हम सीखेंगे अबाउट स्ट्रेस एंड बर्नआउट। तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड बर्नआउट थ्रू अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। प्रीवियस सब टॉपिक में हमने सीखा कि गुड स्ट्रेस वर्सेस बैड स्ट्रेस क्या होता है। हमने ये तो जान लिया कि स्ट्रेस इन स्मॉल अमाउंट्स कैन हेल्प अस अचीव व्हाटएवर टास्क इज गिवन टू अस। एग्जांपल के लिए बॉस ने हमारे पे एक डेडलाइन इंपोज किया है और इट एक्ट्स एज एन साइकोलॉजिकल मोटिवेटर टू कंप्लीट द टास्क। बट अगर शॉर्ट टर्म या फिर गुड स्ट्रेस लॉन्ग टर्म बन जाए तो वो हमें हेडेक्स, डाइजेस्टिव इश्यूज, एडिक्शंस जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन में इन्वॉल्व करवा सकता है, जो फर्दर अगर आगे कंट्रोल ना किया जाए तो इट रिजल्ट्स इन बर्नआउट। बर्नआउट इज नथिंग बट अ सिंड्रोम जहां पे स्ट्रेस लीड करता है टू इमोशनल एंड फिजिकल एनर्जी बीइंग ड्रेन्ड फ्रॉम द बॉडी, और अल्टीमेटली वो आपके बिहेवियर को चेंज करके एकदम नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक बना देता है। फिर आप लाइफ के हर सेक्टर में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आप उसमें नुक्स निकाल ही लेते हो। अब ये जो टर्म है बर्नआउट, इट वाज कॉइन्ड इन 1970s बाय एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट फ्रूडेनबर्गर। उन्होंने डिस्क्राइब किया स्ट्रेस को कि आप जब भी कोई तरह की सर्विस इंडस्ट्री में होते हो जहां पे आपको सर्व करने के लिए अपने आप को और अपने टाइम को सैक्रिफाइस करना पड़े, तब आप बर्नआउट फील कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज एंड इवन कंटेंट क्रिएटर्स, कॉन्स्टेंटली सर पे प्रेशर रहता है। डॉक्टर्स को सर्व करने का प्रेशर रहता है और कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि यार नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि उन्हें सर्व करते रहना है। एंड ये प्रोसेस में आप फिजिकली एंड इमोशनली फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हो। एंड एक बार आप जब फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आपको काम करने का जरा भी मन नहीं करता। हालांकि आपका वो जो फेवरेट काम है वो भी आपको लगेगा कि यार छोड़ यार नहीं करना, और आप उसे आगे पुश ऑफ करते हो। एंड ये चक्कर में फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। एंड फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकलती है? घर वालों पे और कलीग्स पे। कोई भी बंदा जो स्ट्रेस फेस कर रहा है वो बर्नआउट भी फेस कर सकता है। मेड बी सेलिब्रिटीज, हाउसवाइफ, वर्किंग इन क्रिएटिव फील्ड्स एटसेट्रा। तो बर्नआउट आपको एक्सपीरियंस क्यों होता है? अगर आप छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो और बिना ब्रेक्स लिए काम किए जा रहे हो कॉन्स्टेंटली, तब आप बर्नआउट फील कर सकते हो। आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप वर्क पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और रिलैक्सेशन पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने ब्रेन को एक एथलीट की तरह ट्रेन करो। एथलीट क्या करते हैं? फर्स्ट दे स्प्रिंट, देन दे रेस्ट, देन दे रिकवर, एंड फिर वापस से वो साइकिल रिपीट करते हैं। सिमिलरली आपको भी यही करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, एंड फिर ये साइकिल वापस से घुमाओ, सो दैट यू डोंट गेट बर्नआउट। अब ये तो जान लिया कि बर्नआउट एक्सपीरियंस क्यों होता है। अब मुझे ये बताओ कि बर्नआउट के साइंस एंड सिम्टम्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब स्ट्रेस और बर्नआउट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इट इज द अमाउंट ऑफ डिग्री दैट यू फेस, कि कितने डेप्थ में आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो। स्ट्रेस नुकसान पहुंचाएगा बट बर्नआउट ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आप जितना जल्दी साइंस एंड सिम्टम समझ जाओगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के, उतना ही ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा, ताकि आप बर्नआउट अवॉइड कर सको। द 12 स्टेज मॉडल ऑफ बर्नआउट बाय हर्बर्ट फ्रूडेनबर्गर एक्सप्लेन्स दैट पॉइंट नंबर 1, द पर्सन विल कॉन्स्टेंटली फील द नीड टू प्रूव हिमसेल्फ। उसे दुनिया को दिखाना होगा कि वो जो भी काम कर रहा है वो बेस्ट है, वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। उसके दिमाग में वो हमेशा लोगों से compete करेगा एंड वो ऐसा दिखाएगा कि ही इज द बेस्ट। सेकेंडली, वो सिर्फ काम की बातें करेगा एंड काम से स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा कि वो कोई और चीजों की बात करे तो भी वो नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में सिर्फ काम आता रहेगा। पॉइंट नंबर 3, वो ईटिंग, स्लीपिंग एंड सोशल नीड्स को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देगा। पॉइंट नंबर 4, वो कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज करेगा। वो हमेशा सोचेगा कि मैं इससे कैसे पंगा ले लूं, इसको मैं कैसे बराबर कर दूं, उसको मैं कैसे समझा दूं। पॉइंट नंबर 5, हमारे वैल्यूज बदल जाते हैं। हमें लोग आके कहने लगते हैं तुम एज अ पर्सन बहुत चेंज हो गए हो। पॉइंट नंबर 6, फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन वर्क, काम के सिवा कुछ ना दिखना। पॉइंट नंबर 7, बैड बिहेवियर, वो हर बंदे को डम कंसिडर करने लगेंगे एंड उसका ओपिनियन समझने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके दिमाग में वो ऐसा रखेंगे कि सामने वाले को कुछ नहीं पता एंड सिर्फ मैं स्मार्ट हूँ। पॉइंट नंबर 8, सोशल लाइफ ना के बराबर हो जाती है। वो किसी के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 9, डीपर्सनलाइजेशन। अब डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नॉट सीइंग योरसेल्फ इंपॉर्टेंट एनीमोर। अपने आप का सेल्फ वर्थ लूज कर देते हो। ऐसा लगता है मैं जिंदगी में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट नंबर 10, इनर एम्प्टीनेस। कॉन्स्टेंटली अंदर से एक खाली सापन लगेगा, अंदर लगेगा कि मैं खोखला हूँ। एंड वो खोखलेपन से डील करने के लिए आप क्या करोगे? आप बिंज ईट करोगे, स्मोक करोगे, अल्कोहल कंज्यूम करोगे। आपको किसी भी तरह के एडिक्शन की आदत लग सकती है। पॉइंट नंबर 11, अपना फ्यूचर एकदम डार्क और बैड कंसिडर कर सकते हो एंड डिप्रेशन में भी जा सकते हो। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट विच इज 12th पॉइंट इज बर्नआउट सिंड्रोम, जहां पे आपकी टोटल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कोलैप्स कर जाती है एंड फुल मेडिकल अटेंशन आपको रिक्वायर्ड होता है। एंड आई होप कि आप वो स्टेज तक ना पहुंचो, क्योंकि बर्नआउट इज अ स्टेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन। बर्नआउट के सिम्टम्स आर सिमिलर टू एज डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आना, अपने आप को लेके होपलेस फील करना, सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन गिर जाना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाना एंड कॉन्स्टेंटली अपने आप को नीचे बॉक डाउन करना। ये सारी चीज आपको कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करती है। अब ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट बर्नआउट एक्चुअली इज। अब आपको ये पता लग गया होगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैसे बर्नआउट तक लीड करता है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक में हम सीखेंगे कि एक इंडिविजुअल
इंडिविजुअल स्ट्रेस के साथ कोप अप कैसे कर सकता है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। आज के सब टॉपिक एंड नए सेगमेंट में हम सीखेंगे हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस एज एन इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल हम स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए, आइए सीखते हैं। अब देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट वी ऑलरेडी यूज टू कोप अप विद स्ट्रेस, जिसमें से कुछ टेक्निक्स जेन्युइनली अच्छी है एंड कुछ टेक्निक्स एकदम ही बुरी है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेस को कम करने के लिए एंड कुछ घंटों की शांति पाने के लिए लोग सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं, या फिर दिन खत्म होते ही अपने आप को नम फील करवाने के लिए, गेट अवे करने के लिए लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। नाउ हाउ गुड आर दीज अबाउट टेक्निक्स टू हेल्प यू कोप अप विद स्ट्रेस। अब इस सब टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को इंडिविजुअली फेस करने में एंड एज ए यूनिट फेस करने में क्या डिफरेंस होता है। यूनिट मतलब फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एटसेट्रा। तो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक एंड गेट सम इन डेप्थ डिटेल्स। प्रीवियस सब टॉपिक में हमने ये सीखा कि हाउ पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस डिफरेंटली फ्रॉम ईच अनदर एंड कैसे स्ट्रेस वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन फेस किया इन द पास्ट, तो वो लोग अगर वो सेम सिचुएशन को फिर से फेस करेंगे तो चांसेस है उनका माइंड और उनकी बॉडी वो पर्टिकुलर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको अपने ऑफिस कलीग की एक सिचुएशन बताता हूँ। तो मेरा एक अमे नाम का ऑफिस कलीग है, उसको उसके फेस पे बेल्स पॉल्सी हुई थी। बेल्स पॉल्सी क्या होती है? जहाँ पे आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो धीरे धीरे पैरालाइज हो जाते हैं। तो उसका एक साइड का हिस्सा धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा था। बट ये इंसिडेंट उसके साथ पहले एक बार हो चुका था। जब फर्स्ट टाइम उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ तब वो काफी डरा हुआ और सहमा हुआ था, क्योंकि रोज डॉक्टर के पास जाना, रोज इंजेक्शंस कंज्यूम करना, फेस पे इलेक्ट्रिक शॉक्स खाना, वो उसके लिए एक नई बात थी। बट इस टाइम उसे फिर से वो बीमारी हुई है और इस टाइम वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो प्रीकर्सर वो सिचुएशंस फेस किया है। तो इस टाइम मैंने उसका जब पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की तो उसने कहा कि इस टाइम मुझे ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सिचुएशन पास्ट में फेस किया है एंड आई नो हाउ टू डील विद इट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, जब फर्स्ट टाइम उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ तब भी उसकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी सिचुएशन से डील करने के लिए, एंड दूसरी बार जब ये फिर से सिचुएशन हुई तब भी उसकी बॉडी उसको प्रिपेयर कर रही है सिचुएशन से डील करने के लिए। बट इस टाइम उसके लिए ज्यादा इजी है टू कोप अप विद हिज स्ट्रेस। अगर कोई भी बंदा सिचुएशंस को ऑप्टिमिस्टिकली एंड पॉजिटिवली देखता है तो प्रॉब्ली वो सिचुएशंस को स्मॉल ऑब्स्टिकल्स की तरह कंसिडर करेगा एंड विच इन टर्न हेल्प्स हिम नॉट गेट अफेक्टेड बाय स्ट्रेस डीपली। बट वो बंदे का क्या जो क्रॉनिक स्ट्रेस फेस कर रहा है एंड अपने आप से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप स्ट्रेस से इंडिविजुअली डील करने की ट्राई करो या एज एन फैमिली यूनिट एंड फ्रेंड्स के साथ डील करने की ट्राई करो? अगर समवन इज ट्राइंग टू डील विद द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो बंदा वैरायटी ऑफ इमोशंस फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एंगर, सैड इमोशंस, डिप्रेशंस एटसेट्रा। अब इस टाइम पे जब फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है तब एक सिग्निफिकेंट हेल्प होती है। वो बंदे को अपना माइंड शांत करने में एंड स्ट्रेस से कोप करने में काफी मदद मिलती है। रिसर्च कहती है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जब आपका सपोर्ट बन के आपके आगे खड़े रहे तो आपके स्ट्रेस से डील करने की क्षमता काफी ज्यादा हो जाती है एंड स्ट्रेस बिकम्स बेरेबल। एक अच्छे सोशल नेटवर्क से काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली का इमोशनल सपोर्ट एक बंदे को काफी हेल्प करता है रिकवर करने में। बट इसके ऑपोजिट में सेम सिनेरियो में कोई दूसरा पर्सन है हु हैज लॉस्ट अ लव्ड वन और वो एकदम अकेला है एंड अपने आप से ही ट्राई कर रहा है कोप अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल, लॉस्ट लव्ड वन के पिक्चर्स देख के एंड मन में अपने आप को रियलिटी बताते हुए कि डेथ इज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस एंड एवरीवन हु हैज बीन बोर्न ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई समडे। अब रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला एक्सपायर हो गए एंड उनके बड़े भाई हॉस्पिटल में जा रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला को मिलने। तो उसकी मॉम उसके बड़े भाई को फोन करके कहती है, तो हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है? वहां पे सिर्फ सिद्धार्थ की बॉडी पड़ी है, उसकी आत्मा छोड़ के जग जा चुकी है। तो इतनी मेंटल क्लैरिटी से वो अपने आप ही एसेस करने लगता है चीजों को एंड उससे डील कर लेता है। या फिर कई लोग स्पिरिचुअल मैसेजेस सुनते हैं या फिर अपने आप को डेली एक्टिविटीज में बिजी कर लेते हैं। बट फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को लग रहा है कि सामने वाला बंदा डिप्रेस्ड और सैड है, तो वो उसे सलाह देते हैं कि तुझे ठीक से रोना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर तू सैड या फिर डिप्रेस्ड फील नहीं करेगा तो तू वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाएगा। बट यहाँ पे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ये समझ नहीं रहे कि वो बंदा अपने आप से ही इतना सक्षम है कोप अप करने के लिए स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से। अब भले ही बंदा स्ट्रेस में ना हो, एंजाइटी में ना हो या फिर डिप्रेस्ड ना हो, तो भी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के कांस्टेंट आउटपुट से वो अपने आप को ब्रेन वॉश करवा लेता है एंड उसे भी फिर लगने लगता है हाँ यार मैं जेन्युइनली डिप्रेस्ड हूँ, जबकि वो अपने आप को इजीली एसेस कर सकता है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि सपोर्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स इज गुड बट नॉट ऑलवेज। अगर बंदा अपने आप से अच्छी तरह से कोप अप कर पा रहा है तो डिस्पाइट फैमिली एंड फ्रेंड्स के गुड इंटेंशन के वो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाउएवर रिसर्च के मुताबिक सोशल नेटवर्क एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स हेल्प्स यू डील विद स्ट्रेस। एक पर्सन की एज भी काफी मैटर करती है ऑन हाउ ही कैन रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस। रिसर्च कहती है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हाउ ओल्डर अडल्ट्स कोप अप विद स्ट्रेस एज कंपेयर टू द यंगर वंस। मतलब थोड़े ओल्ड लोग और यंग लोग स्ट्रेस से काफी डिफरेंटली डील करते हैं। मेजरली लोग 3 तरह की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं एंड हम इस बारे
बारे में डिस्कस करेंगे आगे थ्रू आउट द कोर्स। अभी के लिए हम कह सकते हो 3 मेन स्ट्रैटेजीज आर प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव इमोशन स्ट्रैटेजी एंड नेगेटिव इमोशन स्ट्रैटेजी। रिसर्च कहती है कि जितने भी ओल्डर एडल्ट्स है दे यूज प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी, बट यंगर एंड मिडिल एज ग्रुप वाले लोग इमोशन फोकस स्ट्रैटेजी पे रिलाई करते हैं। प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी फोकस्ड है ऑन एलिमिनेटिंग द सोर्स, कि मेरे को एक्चुअल में स्ट्रेस सता क्यों रहा है, वो जो मेजर प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करने पे लोग ध्यान देते हैं। और इमोशनल फोकसिंग स्ट्रैटेजी इज फोकस्ड ऑन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, मतलब स्ट्रेस के रूट कॉज तक ना जाना और बिना कुछ सोचे समझे सीधा रिएक्ट कर देना। नाउ रिमेंबर, रिसर्च कहती है कि मोस्ट ओल्ड पीपल यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी या फिर यंग अडल्ट्स यूज इमोशनल स्ट्रैटेजी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्डर पीपल विल जस्ट यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी और यंग अडल्ट्स वुड यूज इमोशनल स्ट्रैटेजी। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वो इंडिविजुअल परसेप्शन पे चेंज भी हो सकता है, और वो पर्सन डिसाइड कैसे करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही हैज हैड थ्रू हिज लाइफ टाइम। अब ये सब टॉपिक में हमने सीखा कि हाउ टू डील विद स्ट्रेस एज एन इंडिविजुअल एंड विद फैमिली यूनिट। नेक्स्ट सब टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट लो एबिलिटी और इनएबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस। नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के सब टॉपिक में हम सीखने वाले हैं अबाउट व्हाई पीपल हैव लो एबिलिटी और इनएबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस। क्यों लोगों में स्ट्रेस से डील करने के लिए क्षमता नहीं बचती, कि क्यों कोई लोग स्ट्रेस को एकदम इजीली झेल जाते हैं एंड दूसरों के लिए वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि द एबिलिटी टू नॉट कोप अप विद स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन समथिंग लाइक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, या फिर वो लोग के कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, या फिर वो लोग की कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो आइए डिटेल में सीखते हैं कि क्यों लोग डिफिकल्ट फाइंड करते हैं स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। प्रीवियस सब टॉपिक्स में हमने सीखा कि कैसे स्ट्रेस हर इंडिविजुअल को डिफरेंटली अफेक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स परसेप्शन, उनके एक्सपीरियंसेस पे, उनके एज पे, द काइंड ऑफ पीपल दे हैंग आउट विद, और उनके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे। तो अब मेजर सवाल यह आता है कि एक पर्सन को स्ट्रेस से डील करने में मेन डिफिकल्टीज क्या आती है, उसे एग्जैक्टली रोक क्या रहा है। जब भी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस फेस करता है उन्हें एक जिस्ट मिल जाता है कि कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन उन्हें अफेक्ट कर सकती है, उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उन्हें एक हल्का सा प्रीकर्सर मिल ही जाता है। उन्हें यह भी समझ में आ जाता है कि मुझे सिचुएशन से डील कैसे करना है, या फिर डायरेक्टली मेरे को इमोशनली डिटैच कर जाना है, ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस फ्रॉम द बॉडी। और इसके ऑपोजिट में जब दूसरे लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड, ग्रम्पी एंड अपसेट हो जाते हैं। वो रात को सोने की कोशिश तो करते हैं बट उन्हें जरा भी नींद नहीं आती। खाने में स्वाद ढूंढने की ट्राई तो करते हैं बट खाना एकदम बेसुआद लगता है। और सबसे मेजर वो डिप्रेशन भी फेस करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑन हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस। बेसिक से बेसिक काम भी आपको टफ लगने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ठंडी लग रही है और आपको जाके वो फैन का स्विच बंद करना है, तो आप में उतनी भी विल पावर नहीं होती है कि आप खड़े होके वो फैन का बटन बंद करो, आप बेड में पड़े रहते हो। या फिर आपको टीवी का चैनल स्विच करना है बट वो रिमोट थोड़ा सा आपके हाथ के रीच से बाहर है, तो भी आप जरा भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे थोड़ा सा आगे बेंड करके वो रिमोट उठाने में एंड चैनल स्विच करने में, क्योंकि आप में विल पावर ही नहीं है। इतने छोटे छोटे काम भी आपको टफ लगने लगते हैं। मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा या फिर बाइक नहीं चलाऊंगा क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ट्रैफिक में तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा क्योंकि इट स्ट्रेसेस मी आउट। मैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी कंप्लीटली अवॉइड करूंगा क्योंकि आई कॉन्स्टेंटली फील ड्रेन्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट। काम पे जरा भी मन नहीं लगता और रात को ओवर थिंकिंग की वजह से मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ। अगर मेरे नॉर्मल रूटीन से कुछ भी हटके हो रहा है तो आई गेट ओवरवेल्म। ये तो थी थोड़ी ओल्ड एज ब्रैकेट की बात जो इनएबिलिटी फाइंड करते हैं स्ट्रेस से डील करने में। अब बात करते हैं अबाउट समवन जो थोड़ा सा यंग है प्रीवियस एग्जांपल के कंपैरिजन में। ये एग्जांपल एक स्कूल या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का है हु फेसेस स्ट्रेस रिगार्डिंग होमवर्क एंड टेस्ट। जब एग्जाम देने जाता है तब उसे सब याद रहता है, बट स्ट्रेस्ड आउट होने के कारण जब पेपर उसके हाथ में आता है वो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है एंड फिर वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है बट आंसर्स तो याद आते नहीं है। बट कल रात को जो गाना सुना था वो कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में बचता जाता है एंड रैंडम थॉट्स आते जाते हैं। और फिर तो एग्जाम्स के प्रेशर से, गर्लफ्रेंड के प्रेशर से, असाइनमेंट के प्रेशर से उसे कभी कभी ऐसा लगता है रब्बा या तो जान कर दे या फिर एग्जाम्स कर दे। यू सी, वो लोग के दिमाग में फिर डेथ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आता। 3 इडियट्स में वो बंदे ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि वो अपने इमोशंस को कॉन्स्टेंटली बॉटल अप कर रहा था एंड फिर उसका ब्रेन उतना स्ट्रेस ले ही नहीं पाया। ये दोनों ही एज ब्रैकेट यंगर एंड ओल्डर से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट लो और इनएबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस लुक्स लाइक। ये स्ट्रेस सिर्फ आपको नुकसान ही नहीं पहुंचाता बट आपको एक बॉक्स में बंद कर देता है एंड आपकी फ्रीडम छीन लेता है वो चीजों से जिन चीजों में करने में आपको एक्चुअल में मजा आ रहा है। आपका माइंड आपको कॉन्स्टेंटली रिस्ट्रिक्ट करता है नई चीजों को करने से, क्योंकि माइंड एंड बॉडी को फर्दर पोटेंशियल
स्ट्रेस से बच के रहना है। एंड मोस्ट सर्टेनली आपको सोशल इंटरेक्शन से दूर कर देता है, क्योंकि आपका माइंडसेट भी एकदम नेगेटिव हो जाता है। अरे इससे बात कैसे करूं, विल दे लाइक मी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट टॉक टू एनीवन। ऐसे ही कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, क्योंकि योर ब्रेन डज नॉट वांट रेजिस्टेंस, इट जस्ट वांट्स टू सिट अंडर कंफर्ट जोन एंड अवॉइड पोटेंशियल स्ट्रेस। एंड सेकंड एग्जांपल में जो लोग काफी यंगर है, दे माइट स्लिप इनटू डिप्रेशन। एंड यही नहीं, उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली लगता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर बॉक्स में लॉक कर दिया गया है एंड दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट बॉक्स। एंड कोई भी तरह की एडवाइस उनका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करती है, क्योंकि दे फील होपलेस एंड हेल्पलेस। एंड जो लोग स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते, वो लोग डिसऑर्डर्स डेवलप करते हैं। डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जहां पे कॉन्स्टेंटली आपको बैड फ्लैशबैक्स आते हैं। मेडिकल साइंस जर्नल की रिसर्च कहती है कि लॉन्ग स्ट्रेस से मेंटल डिसऑर्डर्स की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती है, जैसे कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंड टू मच स्ट्रेस डेवलप्स पीटीएसडी, जो फर्दर लीड करता है टू साइकोसिस। एंड दिस वाइंड्स अप दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑन द इनएबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस। नेक्स्ट सब टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्हाट पीपल यूज टू कोप अप विद स्ट्रेस। नमस्ते एवरीवन, आज के सब टॉपिक में हम सीखने वाले हैं व्हाट पीपल यूज टू कोप अप विद देयर स्ट्रेस, कि क्यों सम पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डील विद स्ट्रेस एंड व्हाई अदर्स फील इजी ब्रीजी डीलिंग विद देयर स्ट्रेस। और मेनली क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज लोग यूज करते हैं कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। मोस्ट सर्टेनली लोग एक्सटर्नल सब्सटेंसेज यूज करते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए। एक्सटर्नल सब्सटेंसेज मतलब जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स एटसेट्रा। अब ये पूरा वीडियो देखते देखते इन चीजों पे रिफ्लेक्ट करना। आप जब भी स्ट्रेस्ड होते हो तो स्ट्रेस से डील करने के लिए आप क्या करते हो, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड स्ट्रेस्ड आउट है तो आप उसे क्या एडवाइस देते हो। तो अगर हम कोपिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो हर बंदा स्ट्रेस से डिफरेंटली डील करता है। कोई बंदा खुले में जाके एक सिगरेट लाइट करता है इंस्टेंटली स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, या फिर कोई डिफरेंट बंदा मेडिटेशन यूज करता है अपने इमोशन एंड अपने स्ट्रेस को एसेस करने के लिए। कोई बंदा स्ट्रेस कम करने के लिए प्रोसेस्ड फूड यानी कि जंक फूड कंज्यूम करता है, वेयरएज दूसरा बंदा अपना एपेटाइट लूज कर सकता है, मतलब उसे कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। साइकोलॉजी के हिसाब से मेनली दो स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। पहली प्रॉब्लम सॉल्विंग या सोल्यूशन स्ट्रैटेजी एंड दूसरी इमोशन कोपिंग स्ट्रैटेजी। पहले स्टेप में स्ट्रेस के रूट कॉज को इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं एंड मोस्ट सर्टेनली ये ओल्डर एडल्ट्स यूज करते हैं। एंड दूसरी स्ट्रैटेजी इमोशन कोपिंग स्ट्रैटेजी में नेगेटिव इमोशंस जो स्ट्रेस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जैसे कि फियर, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन एटसेट्रा को किल करने की ट्राई करते हैं। इमोशन कोपिंग स्ट्रैटेजी में आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर अपने आप को बिजी कर सकते हो। किसी के साथ अपना डार्क फेस शेयर कर सकते हो, इमोशंस की जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन, सूदिंग म्यूजिक या फिर रीडिंग करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, या फिर अपने स्ट्रेस या दुख को छुपाने के लिए ह्यूमर का यूज कर सकते हो ताकि कोई समझ ना पाए हाउ स्ट्रेस्ड आउट यू आर। इमोशन कोपिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होती है जब आप सिचुएशन को लेके कुछ कर नहीं सकते। एग्जांपल के लिए डेथ ऑफ अ लव्ड वन, आप ये सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। इसके अंदर आप स्ट्रेस के सोर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज आपको दुख पहुंचा रही है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेथ इज अ नेचुरल फिनोमिनन। तो ये केस में बेटर है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करो, बजाय सिचुएशन चेंज करने की आप अपना व्यू चेंज करो। और जब आप अपना परसेप्शन एंड व्यू चेंज करोगे आपको ज्यादा मदद मिलेगी स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। और एक एग्जांपल दूं तो आपको ऑफिस जाना है एंड आपको ऑफिस जाते जाते रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिल जाता है, तो अब ऑफिस तो आपको जाना ही है, कोई बहाने नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आप इमोशन कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो जब तक कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो। पॉडकास्ट सुन सकते हो, किसी से फोन पे बात कर सकते हो, 2 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर म्यूजिक भी सुन सकते हो। यू गेट माई पॉइंट। द आइडिया इज टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड नॉट गेट स्ट्रेस्ड आउट। बट अगर ये सेम सिचुएशन है एंड इसके अंदर आप अपने रूट कॉज को इरेडिकेट कर देते हो, और रूट कॉज को एलिमिनेट करना मतलब जड़ से स्ट्रेस को खत्म करना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। मतलब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, या फिर ऐसे एक टाइम पे निकल सकते हो जहाँ पे आपको ट्रैफिक ना नड़े, या फिर वो पर्टिकुलर जॉब को आप छोड़ दो एंड आपके घर के पास ही आप एक ऐसी जॉब ढूंढो जो आपको जेन्युइनली पसंद हो, ताकि ये ट्रैफिक का झंझट ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी नंबर 1 यूज कर रहे हो, विच इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। एंड टू बी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज बेटर देन इमोशनल कोपिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो सीधा रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस से डील कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अजय दिन के 5 सिगरेट्स कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे उसके लंग्स तो खराब हो ही रहे हैं, बट उसके कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इमोशन कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज करना एकदम ही बेसलेस है। अजय को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी यूज करके अपनी सिगरेट की आदत को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपनी हेल्थ को बचा सके, राइट। और इसके ऑपोजिट में अगर आपका
कोई क्लोज रिलेटिव ऑफ हो गया है तो इसके लिए आपको इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, राइट। एग्जांपल के लिए अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है एंड एक्सीडेंट के बाद आपका जो ये पर्टिकुलर हैंड है ये कंप्लीटली चॉप ऑफ कर दिया गया है ताकि बॉडी में और इन्फेक्शन ना फैले, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जरा भी काम नहीं आएगी, राइट। यहाँ पे आपको इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। आपको इमोशंस को यूज करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या अपने आप को दिलासा देना पड़ेगा। 2009 में एक रिसर्च ने कोपिंग स्ट्रेटेजीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। पहली एक्टिव कोपिंग, दूसरी पैसिव कोपिंग एंड थर्ड अवॉइडेंस कोपिंग। एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी में इंसान खुद से ट्राई करता है डील करने के लिए स्ट्रेस से एंड पर्टिकुलर सिचुएशन से। अब वो ये कैसे करता है? प्रोफेशनल हेल्प लेके, प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीख करके, सोशल सपोर्ट लेके या फिर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। ये सिचुएशन में बंदा खुद से एफर्ट्स लेता है स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। पैसिव कोपिंग स्ट्रेटेजी में एक बंदा एकदम ही सहम जाता है और अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देता है स्ट्रेस को या प्रॉब्लम्स को। वो कोई भी तरह का एक्शन नहीं लेता एंड सिर्फ स्ट्रेस में और प्रॉब्लम्स में डूब जाता है। किसी भी प्रोफेशनल या सोशल नेटवर्क की मदद नहीं लेता। वो मान लेता है कि स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड उसे फिर स्पिरिचुअली देखने लगता है। समझ लेता है कि इट इज द फेट एंड कर्मा व्हिच इज गिविंग मी दीस करंट प्रॉब्लम्स। द थर्ड स्ट्रेटेजी इज अवॉइडेंस। ये सिचुएशन में बंदा स्ट्रेस को कंप्लीटली अवॉइड कर देता है। जो लोग एंग्शियस होते हैं वो यूजुअली ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए वो सोचते हैं कि देयर इज नो पॉइंट इन मी थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। वो लोग का माइंडसेट ही ऐसा वायर्ड होता है कि अभी ये प्रॉब्लम को मैं जाने देता हूँ, कल मैं ट्राई करूंगा इससे डील करने के लिए। जैसे आप कहते हो कि मैं यार कल से जिम जाऊंगा और आपका कल आता ही नहीं है, वैसे इसका भी कल नहीं आता और वो कॉन्स्टेंटली से प्रोक्रेस्टिनेट करता है। अवॉइडेंस प्रॉब्लम को और बड़ा बनाता है एंड आपकी लाइफ को और फ्रस्ट्रेटिंग करता है। एग्जाम्पल के लिए आप जिम गए हो और आपने कोई शोल्डर की पर्टिकुलर एक्सरसाइज की। अब वो शोल्डर की एक्सरसाइज करते करते आपको पेन हुआ तो आप क्या करते हो? आप वो पेन को जाने देते हो, आप नकार देते हो, बोलते हो कि नहीं यार कुछ मेजर नहीं हो ये वो। और वो छोटा सा क्रैक आप जब फिर से एक्सरसाइज करते जाते हो तो धीरे धीरे बड़ा होता है एंड फिर मेजर इंजरी कॉज करता है। वैसे ये जो अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी है बिल्कुल भी सही नहीं है स्ट्रेस से डील करने के लिए। जब कोई प्रॉब्लम छोटी हो तभी ट्राई करो आप उससे डील कर रहे हो एंड कंप्लीट पीस मेक आउट कर रहे हो अपने साथ, रादर देन वो छोटी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बड़ा करके फिर डील करना। तो आइए क्विक रिकैप देते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला हमने ये सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में आप रूट कॉज से जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करते हो। दूसरा है इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप अपने आप को सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। एंड मेजरली रिसर्च के हिसाब से 3 कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो लोग यूज करते हैं उसमें से फर्स्ट है एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी, जहां पे बंदा खुद से एफर्ट्स लेता है स्ट्रेस से डील करने के लिए। दूसरा है पैसिव कोपिंग स्ट्रेटेजी, जहां पे बंदा जरा भी एफर्ट्स नहीं लेता वो प्रॉब्लम से या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए। वो एज इन उसको कर्मा या फेट कंसिडर करके सब कुछ सह लेता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर वो बंदा कंप्लीटली अवॉइड करता है और नकार देता है सिचुएशन को। सो या दैट मार्क्स अप फॉर दिस सेगमेंट। अगले सेगमेंट में हम सीखेंगे कि व्हाट इज एडिक्शन एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू स्ट्रेस। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। आज के सब टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्हाट इज एडिक्शन एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड हाउ इट हेल्प्स यू मैनेज योर स्ट्रेस। अब एडिक्शंस मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी लत से आप छुटकारा ना पा सको। डेली सिगरेट्स कंज्यूम करने से लेके, डेली अल्कोहल कंज्यूम करने से लेके, जंक या शुगरी फूड कंज्यूम करने से लेके, या फिर मेडिकेशन में ड्रग्स या जो दवाइयां दी गई है उसका ओवर यूज करके। ये सारी चीजें जब आप एक्सट्रीम्स पे करते हो और आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो इट इज कॉल्ड एज एडिक्शन। तो आपको क्या लगता है, आर एडिक्शन द मेन कल्प्रिट जो ज्यादा स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि एडिक्शन इज अ गुड वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस? क्या एडिक्शंस जेन्युइनली हेल्प करते हैं आपको स्ट्रेस को कम करने में? मतलब लोग कहते हैं ना कि थोड़ा चिल करने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो तो एक आधी सिगरेट कंज्यूम करना नॉर्मल है, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एमलेसली जो लोग कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं अपने जो वर्क प्रेशर एंड डेडलाइन है उसको हैंडल करने के लिए, ये भी सही बात नहीं है। देखो गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप चीजों को कंज्यूम कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि चीजें आपको कंज्यूम कर रही है। मतलब एक लिमिट होनी चाहिए आप वो पर्टिकुलर चीज को कितना कंज्यूम कर रहे हो। ओवर कंजम्पशन में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। तो लेट्स जंप इनटू डिटेल्स एंड लर्न मोर अबाउट इट। अब सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि आदमी कोई भी तरह का एडिक्शन कंज्यूम क्यों करता है। क्योंकि उसको सबसे पहले तो या तो स्ट्रेस अवॉइड करना है या फिर वो कोई नेगेटिव इमोशन से भाग रहा है। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग कंपल्सिव डिसऑर्डर्स एटसेट्रा को काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल सब्सटेंसेस यूज कर रहा है। बट एक बात बताओ, एग्जांपल के लिए मैं आपको रोज मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार तुझे एक्सरसाइज करनी है, तुझे वर्कआउट कर रहा है, तुझे अपने आप को फिट बनाना है, बट इंटरनल एनवायरनमेंट अगर आपका सही नहीं है तो
आप वर्कआउट डेली कैसे करोगे? एक्सटर्नली मैं कितना भी प्रेशर करने का आपको ट्राई करूं, बट इंटरनली अगर आप रेडी ही नहीं हो तो आप वर्कआउट नहीं करोगे, क्योंकि योर इंटरनल एनवायरनमेंट इज एन आउटकम ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेजॉरिटी ऑफ लोग या तो बुरी चीजों के या फिर अच्छी चीजों के एडिक्ट होते हैं। बुरी चीज जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, सोशल मीडिया कंजम्पशन, शुगरी ड्रिंक्स एटसेट्रा। एंड ये चीजों को हम बुरी इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। बट कोई लोग अच्छे एडिक्शंस भी लगाते हैं स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज करना, रनिंग के लिए जाना, बुक्स पढ़ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना एटसेट्रा। एंड याद रखना गाइस, जो भी एडिक्शन आपकी मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ को सुधारता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, एक स्ट्रेसफुल इवेंट उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, बट एक बंदा सिचुएशन या स्ट्रेस को इंटरप्रेट कैसे करता है और डील कैसे करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप से खुद से कहना होगा कि ठीक है यार, भले ही मैं ये पर्टिकुलर सिचुएशन या सिनेरियो में फंस गया हूं, बट मैं ये सिचुएशन से स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करूंगा, मैं इससे इजीली डील कर जाऊंगा। वो 3 इडियट्स में रैंचो कहता है ना, दिल को बच्चा बना के रखो, ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत हो, सब ठीक है चाचू बोल के उसका सोल्यूशन निकालने की ट्राई करो। रिसर्च कहती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक स्ट्रेस फेस करते हैं आर लाइकली टू डेवलप एडिक्शंस। पीपल हु सफर फ्रॉम पीटीएसडी जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज, वायलेंस, dissatisfying job etc. are more likely to develop the risk of addiction. Children who are neglected by their parents या फिर gone through physical abuse or trauma of parents getting divorced may develop addictions at a young age. तो simple words में जब जब आपको emotional stress होगा तब your brain will lose the willpower to do the right things. अब मेरे को एक सिंपल सा बताओ कि लोग अल्कोहल इतनी मात्रा में कंज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, आपके एनालाइज करने की क्षमता को एकदम स्लो कर देता है, आपको एकदम ही कॉन्फिडेंट फील करवाता है, जो आपको अपने स्ट्रेस से डील करने में काफी मदद करता है। आपने देखा होगा कि वुमेन जब अल्कोहल कंज्यूम करती है तब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है अप्रोच करने में किसी को भी। इसीलिए लोग ज्यादातर मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ताकि वो अपने ब्रेन को नम कर सके। इंटरनेट का एडिक्शन भी काफी हैंडी आता है जब लोग स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते, बस एमलेसली स्क्रॉल करते जाते हैं एंड अपना टाइम एंड अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। एंड दिस वाज ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट एडिक्शंस टू कोप अप विद स्ट्रेस। नेक्स्ट सेगमेंट में हम सीखेंगे अबाउट ब्रीदिंग टेक्निक्स जो आपको काफी हेल्प करेंगे अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। आज के सेगमेंट में हम सीखेंगे द रोल ऑफ ब्रीदिंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि कैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको हेल्प करती है स्ट्रेस से डील करने में। ये सारी टेक्निक्स रिसर्च बैक्ड है एंड मोस्ट सर्टेनली आपको काफी हेल्प करेगी। आपने कभी भी ऐसा नोटिस किया कि जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट या एंग्री होते हो तो यू फॉल शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, राइट? आपको बड़े और बूढ़े एडवाइसेस देते होंगे जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट या एंग्री हो, ब्रीद बेटा ब्रीद। ऑल्सो वो ये भी कहते हैं कि मेडिटेट किया करो और ब्रेथ वर्क पे फोकस किया करो। अब टू बी ऑनेस्ट, ब्रीदिंग पे इतना ज्यादा एम्फोसिस क्यों दिया जाता है व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड एंड एंग्री? क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं हमारी ब्रीदिंग फट से चेंज होती है। अब नोटिस करना, जब भी आप स्ट्रेस्ड या फिर एंग्री होगे तो आपकी ब्रेथ एकदम शॉर्ट पड़ जाएगी, ऐसे करके आप ब्रीथ करोगे एंड आपकी ब्रीदिंग एकदम शैलो हो जाएगी, जबकि आपकी ब्रीदिंग डीप होनी चाहिए। एंड यही नहीं, आपका हार्ट भी फास्ट पेस पे एकदम धक धक करने लगेगा एंड यू विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। और जब आप आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हो तब आप ज्यादा एंग्शियस और नर्वस फील करते हो। एंड जब आप एंग्शियस फील करते हो, एंग्शियस मतलब एकदम ही अनईजी फील करना, तब आपके सारे ब्रीदिंग मसल्स एकदम टाइटन अप हो जाते हैं। एंड जब आपके ब्रीदिंग मसल्स टाइट हो जाते हैं, यू ब्रीथ इवन मोर फास्टर। एंड फिर जब धीरे धीरे आपके ब्रीदिंग मसल्स रैपिड ब्रेथ्स लेके थक जाते हैं, यू फॉल मोर आउट ऑफ ब्रेथ। आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम करने की क्षमता एकदम ही कम हो जाती है। एंड अगर बॉडी को अच्छी तरीके से ब्रेथ नहीं मिलती तो पैनिक कर जाती है। जब भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपकी ब्रेथ की आवाज आपको आपके ब्रेन तक सुनाई देती है और आपको कॉन्स्टेंटली यॉन करने का मन करता है। और यॉन करने का मन क्यों होता है? क्योंकि दैट इज योर बॉडीज वे ऑफ गेटिंग मोर एयर और मोर ऑक्सीजन। तो मोटा मोटा देखे तो स्ट्रेस हमारे बॉडी एंड हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को कंप्लीटली चेंज कर देता है। तो एग्जैक्टली अब हमें करना क्या चाहिए व्हेन ब्रेथ एंड स्ट्रेस इज नॉट मैनेजेबल? तो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए कि आपको चेस्ट ब्रीदिंग को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बनानी चाहिए। मतलब अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो आप सिर्फ शैलो ब्रीदिंग करते हो, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करने की क्षमता सिर्फ चेस्ट तक होती है, बट आपको मेक श्योर करना है आप डीप ब्रेथ्स लेके आप अपने स्टमक तक वो एयर फिल करो। आपको ट्राई करना चाहिए कि ऑक्सीजन सिर्फ आपके चेस्ट तक नहीं आपके पेट तक पहुंचे। अब ये करने की एक सिंपल सी टेक्निक है, आपको अपना हाथ लेना है और बेसिकली अपने पेट पे रखना है और आपको नोटिस करना है कि जब भी आप ब्रीद इन कर रहे हो तब आपका पेट फूलना चाहिए, आपकी चेस्ट नहीं फूलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
अब यहाँ पे मेरा पेट फूल रहा है और चेस्ट नहीं फूल रही है। आपको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी आप डीप ब्रीथ कर रहे हो तो आपका पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। एंड अगर आपका पेट ऑक्सीजन से बड़ा नहीं हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी ब्रेथ एकदम शॉर्ट है एंड वो सिर्फ चेस्ट तक जा रही है, विच इज नॉट गुड। अब मेरी मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मुझे 9th का रिजल्ट कलेक्ट करने जाना था एंड मैं काफी एंक्शियस और स्ट्रेस्ड आउट था। तो अब मेरी मॉम और मैं बाजू बाजू में बेंच पे बैठे थे एंड मैं काफी एकदम स्ट्रेस्ड और एंक्शियस हो रहा था। आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। मेरे आंख के सामने काला सापन एक अंधेरा छा गया था। तो मैंने मेरी मॉम को बोला कि आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड मेरे आंख के सामने एक ब्लरी और ब्लैक विजन आ रहा है। तो मेरी मॉम ने सिंपली मेरे को बेस्ट एडवाइस दी जो मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरी मॉम ने कहा जस्ट सिट डाउन क्वाइटली एंड टेक डीप ब्रेथ्स। एंड मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मॉम की बात मानी एंड आई टुक 6-7 डीप ब्रेथ्स एंड आई वाज नॉर्मल। अब एग्जाम के टाइम पे अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट होता तो ठीक बात है, मैंने ओवर प्रेशर ले लिया, समझ में आता है। बट यहाँ पे तो सिर्फ मेरे को रिजल्ट कलेक्ट करना है और रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए स्ट्रेस्ड आउट होने की जरूरत नहीं है। तो आई टुक कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स एंड सेटल डाउन एंड फिर मैंने जाके रिजल्ट कलेक्ट किया एंड मैं पास हो गया। ये बट मेरे को आपको ये भी बताना है कि कई टाइम ऐसे आएंगे जब आप ब्रेथ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे कि आपको डीप ब्रेथ्स लेने जमेंगे ही नहीं। मतलब बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आपको डीप ब्रेथ्स लेने ही नहीं देती। इंस्टेड उसको शॉर्ट ब्रेथ्स लेनी है क्योंकि आपके ब्रेन को लग रहा है आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, इसीलिए वो आपको फास्ट पेस पे ब्रीथ करवा रही है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग ब्रेथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, डीप ब्रीदिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप 5 शॉर्ट ब्रेथ्स ले सकते हो बैक टू बैक। मतलब कुछ इस तरह आप 5 शॉर्ट ब्रेथ्स ले सकते हो एंड उसके बाद ट्राई करो एक लॉन्ग ब्रेथ लेके एक बड़े से वूश के साथ उसको एक्सेल करो। मतलब ये एक वूश के साथ उसको एक्सेल करो एंड ये साइकिल को 6 से 10 बार रिपीट करो। मतलब सिंपली 5 शॉर्ट ब्रेथ्स लेनी है एंड फिर एक लॉन्ग ब्रेथ लेके उसको वूश की तरह रिलीज करना है एंड ऐसे आपको 6 से 8 साइकिल करने चाहिए। एंड फिर मैं देखता हूँ कि आपकी ब्रेथ कंट्रोल में कैसे नहीं आती है एंड स्ट्रेस तो भाग ही जाएगा। एंड दूसरी चीज, जो लोग इजिली डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं एंड कंट्रोल ब्रेथ्स ले सकते हैं वो लोग अपने आप को काम करने के लिए सिंपल सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए इनहेल करो ब्रेथ को, 3 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखो एंड 7 सेकंड्स के लिए उसको एक्सेल करो विद अ बिग वूश। आपको एक क्विक डेमो देता हूं। स्टमक पे हाथ रखा और इनहेल करना चालू किया। ये सिमिलर चीज आपको भी करनी है 10 टाइम्स अपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी को एकदम ऑप्टिमल स्टेट पे लाने के लिए। तो मेजरली स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमने 2 ब्रीदिंग टेक्निक सीखी। पहली शॉर्ट ब्रेथ टेक्निक, ये उन लोगों के लिए जो लॉन्ग ब्रेथ्स नहीं ले सकते, उनकी बॉडी उनको अलाउ ही नहीं कर रही है डीप ब्रेथ्स लेने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको 5 शॉर्ट ब्रेथ्स लेनी है। और एक लॉन्ग ब्रेथ के साथ आपको एक वूश निकालते हुए उसे एक्सेल करना है। एंड दूसरी चीज जो हमने सीखी, इट इज लॉन्ग ब्रेथ टेक्निक, जहां पे आप 5 सेकंड के लिए इनहेल करोगे, 3 सेकंड के लिए पॉज करोगे एंड 7 सेकंड्स के लिए एक वूश देते हुए उसे रिलीज करोगे। तो गाइज आपने ये काफी वैल्यूएबल टेक्निक सीख लिया। अब आपका टास्क ये है कि जब भी आप अगली बार स्ट्रेस्ड आउट फील करो तो ये दोनों टेक्निक में से आपको एक टेक्निक यूज करनी है एंड आपको देखना है कि क्या जेन्युइनली ये मेरे लिए वर्क करती है, मैं कैसा फील करता हूँ ये करने के बाद। एंड अगर बड़े बड़े रिसर्चर्स ये टेक्निक अगर रेकमेंड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसे अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहिए। तो अगली बार जब भी आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, आपको ये टेक्निक प्रैक्टिस करके देखनी है कि हाउ डज इट वर्क फॉर यू। नेक्स्ट सब टॉपिक में हम सीखेंगे अबाउट मोर स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स, तो बने रहे। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। आज के सेगमेंट में हम सीखने वाले हैं अबाउट मोर स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे ब्रीदिंग आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करती है, वैसे और भी कई सारी टेक्निक्स है जो आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है। अब आप पूछोगे कि मैंने डीप और शैलो ब्रीदिंग का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। डीप ब्रीदिंग की जो टेक्निक है उसके अंदर आप 5 सेकंड्स के लिए इनहेल करते हो, 3 सेकंड्स के लिए आप ब्रेथ को होल्ड करते हो एंड 7 सेकंड्स के लिए आपको एक्सेल करते हो विद अ डीप वूश। एंड ये टेक्निक उनके लिए है जो डीप ब्रीथ करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बट कई ऐसे भी लोग होंगे जो एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट होंगे और डीप ब्रेथ्स नहीं ले पाते होंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, विच ऑल्सो लीड्स अस टू द सेकंड टेक्निक विच इज शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग में जब आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करती है डीप ब्रेथ्स लेने के लिए, आप कॉन्स्टेंटली जिटर्ड होते हो, जैसे कि
तो आपको बेसिकली डीप ब्रेथ यहाँ पे नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 शॉर्ट ब्रेथ्स लेने की ट्राई करनी है। मतलब और फिर लास्ट एक लंबी सी ब्रेथ लेके उसे वूश करने का ट्राई करना है। वूश मतलब एक मुंह पे ओ बना के जितना भी आपने ब्रेथ कंज्यूम किया उसको एक्सेल करने की ट्राई करनी है। तो ये दोनों टेक्निक यूज करके आप अपने आप को काम एंड स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि और ज्यादा टेक्निक्स हमें सीखनी क्यों है। यार आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको 100 तरह के क्वेश्चन पूछती है ना कि ये ड्रेस अच्छी है कि वो ड्रेस अच्छी है, रेड वाली अच्छी है कि पिंक वाली अच्छी है। तो आप कहते हो कि यार ये रेड वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी है, तो फिर वो कहती है कि नहीं यार ये रेड ड्रेस में मैं ज्यादा मोटी लग रही हूँ। तो फिर आप उसके रिस्पॉन्स में कहोगे कि यार चल तू पिंक वाली ले ले। तो फिर वो कहती है कि ये काफी शॉर्ट है, मुझे ये नहीं पसंद। तो बेसिक एजेंडा में आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आप 1000 कपड़े देखते हो बिफोर खरीदने से पहले, क्योंकि आप वही कपड़े खरीदते हो जो आपको बेस्ट फिट करते हैं। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग से आप काम एंड कंपोज तो हो जाओगे, स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर पाओगे, बट आपके पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए स्ट्रेस से डील करने के लिए। यार वो टेकन करके गेम है जहां पे एक फाइटर दूसरे फाइटर से फाइट करता है, तो आप थोड़ी सिर्फ एक मूव से सामने वाले को हराने की कोशिश करते हो, आप मल्टीपल मूव्स यूज करते हो, राइट। तो सिमिलरली आपको भी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स या फिर मल्टीपल स्ट्रीम्स पता होनी चाहिए। अब आपको पता है हेल्थ लाइन के रिपोर्ट्स के मुताबिक अराउंड 70% ऑफ पीपल फेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो अगर इतने सारे लोग स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज एन बर्निंग प्रॉब्लम, एंड अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। तो हियर आर कपल मोर टेक्निक्स जो आपको स्ट्रेस से डील करने में मदद करेगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए इज मेडिटेशन। अब लोगों की मेन प्रॉब्लम यह है कि मेडिटेशन कैसे करूं, थॉट्स को बंद कैसे करूं, अपने दिमाग को शांत कैसे करूं, फिर साइमल्टेनियसली अपने ब्रेथ को कैसे मैनेज करूं। शांति शांति शांति। मेडिटेशन कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, इट इज जस्ट द आर्ट ऑफ सिटिंग डाउन इन अ क्वाइट प्लेस एंड प्रोसेसिंग योर इमोशंस। आपके लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जहां पे आप अपने इमोशन को अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाए। अब प्रोसेस ना हो पाना क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जब आप छोटे थे एंड फॉर एग्जाम्पल आप फैट थे तो आपके फ्रेंड्स आपको बुली करते थे, बट आप वो इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाए। बस वो थॉट आपके दिमाग में आया, आपके सबकॉन्शियस में चला गया एंड आप उसको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, इसलिए फिर पास्ट की चीजें आपको कई बार सताती है। तो मेडिटेशन इज जस्ट द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग योर थॉट्स एंड इमोशंस। तो ऑब्वियसली आप जब भी मेडिटेट करने बैठोगे तो आपको थॉट्स तो आएंगे ही। जितना ज्यादा आप मेडिटेट करोगे उतना धीरे धीरे आप अपने सारे इमोशंस प्रोसेस कर लोगे, एंड फिर एक दिन जब आपने आपकी सारी प्रॉब्लम्स, इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी को प्रोसेस कर लिया होगा, देन यू वुड बी लेफ्ट विद नथिंग बट ब्लैंक एंड स्ट्रेस फ्री माइंड। मेरा मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मेडिटेट कैसे करता हूँ। जब भी मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे लाइफ में जो चाहिए, जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, मैं उसके लेयर्स बनाता हूँ कि फर्स्ट मेरे को ये चाहिए, सेकंड मेरे को ये चाहिए, थर्ड मेरे को ये चाहिए, वैसे करके अपनी एक लिस्ट तैयार करता हूँ। एंड फिर वो लिस्ट को, दिस माइट साउंड वेरी बैड बट मैं वो सारी लिस्ट को जला देता हूँ। अब मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट नथिंगनेस। क्योंकि डीपली अगर हम चीज़ों को समझने जाए तो ये समझ में आता है कि जब भी आप डिज़ायर्स रखते हो, मल्टीपल डिज़ायर्स रखते हो, तो आप अननेसेसरी प्रेशर अपने दिमाग पे क्रिएट करते हो कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, एंड फिर आपकी बॉडी उसको कोप करने के लिए स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि आपको हर चीज़ चाहिए तो आपकी बॉडी कोप करती है उससे स्ट्रेस लेके। तो ये मेरी पर्सनल मेडिटेशन है, मैं एक पर्टिकुलर फ्रेम पीरियड के लिए सब कुछ जला देता हूँ। I want nothing but peace। अब मेडिटेशन के कई बेनिफिट्स भी है। वेरी वेल की रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन हेल्प्स इन रिजिलियंस ऑफ स्ट्रेस। मतलब आप अगर रेगुलरली मेडिटेट करते हो तो आपके सामने कोई भी बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप इंस्टेंटली उससे लेकर डर नहीं जाते हो, आप एनालाइज करने लगते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूं। आपका ब्रेन ऐसे हार्ड वायर होता है कि आप प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरह कंसिडर नहीं करते हो, आप फिर सोल्यूशन ढूंढने लगते हो। और यही नहीं, मेडिटेशन आपके माइंड को स्ट्रेंथन करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपका फोकस एंड क्रिएटिविटी बढ़ाता है, एंड मेजरली आपकी जो नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थिंकिंग है उसको हटाता है, एंड आपको एडिक्शन क्विट करने में भी इजी पड़ता है। दूसरी टेक्निक जो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो इज रेगुलर एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है कि ये जो सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल, सेलेब्स या फिर इलीट बिजनेस पीपल एक्सरसाइज क्यों करते हैं? सबसे पहला, एक्सरसाइज आपको फिट एंड अट्रैक्टिव बनाती है, एंड दूसरा, रिसर्च ये कहती है कि जब आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो द रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस इंप्रूव्स।
moves. डेविड गॉगिंस को एक इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू में पूछा कि what makes you stressed out, sad और in general what upsets you? तो उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में एक ब्यूटीफुल सा आंसर दिया. He said कि जब भी मैं वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ मेरे में कोई भी तरह की एनर्जी ही नहीं बची होती है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए. तो मैं कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उलझता नहीं हूँ. आई जस्ट लेट इट सेटल डाउन. एंड मेजरली स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल विच इज स्ट्रेस हार्मोन उसको कम करता है. एंड एंडोर्फिन्स विच इज योर फील गुड हार्मोन उसको बढ़ाता है. तो इन जनरल एक्सरसाइज आपको हेल्प करता है स्ट्रेस से ना उलझने में, और ये आपके स्लीपिंग पैटर्न को भी सुधारता है जो आपके स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से खराब हो चुके थे. सो द थर्ड टेक्निक दैट यू शुड यूज टू मैनेज योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज लाफ एंड फाइंड ह्यूमर इन स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. जैसे मुन्ना भाई में वो डॉक्टर अस्थाना कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जोर जोर से हंसता है, वैसे आपको भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. आपको भी जोर जोर से हंसना चाहिए. जाकिर खान की स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर सकते हो, कोई फनी प्रोग्राम या मूवी देख सकते हो. व्हाटएवर इट मे बी, जब भी आप हंसते हो एंड यू फील हैप्पी, आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है. एंड जब भी आप हंसते हो और एक हैप्पी मूड में रहते हो, आपकी बॉडी डोपामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज करती है, विच मेक्स यू फील बेटर. Which leads us to the fourth technique, which is listening to soothing and relaxing music. रिसर्च कहती है कि जब आप सूदिंग म्यूजिक सुनते हो तो इट लोअर्स योर ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड हार्ट अटैक रेट्स. Isn't it crazy कि सिर्फ सूदिंग म्यूजिक सुनने से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि अपने आप को 5-10 मिनट के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करता हूँ. अपनी आंखें बंद करता हूँ, ईयरफोन्स प्लग इन करता हूँ एंड कोई भी तरह का सॉफ्ट म्यूजिक लगाता हूँ एंड बस सिर्फ चिल करता हूँ. 10 मिनट के लिए अपने आप को एकदम काम एंड एकदम शांत बनाने की ट्राई करता हूँ. अपना इंटरनल एनवायरनमेंट एकदम चिल करने की ट्राई करता हूँ. भले ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एकदम केओस हो, बट इंटरनल एनवायरनमेंट एकदम शांत, काम एंड पीसफुल रखने की ट्राई करता हूँ. तो आपको भी कभी ऐसा लग रहा हो कि बहुत केओस हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप भी ये ट्राई करो. अपने आप को 5-10 मिनट के लिए कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दो एंड बस सूदिंग म्यूजिक सुनो एंड रिकलेक्ट करने की ट्राई करो. विच लीड्स अस टू द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, विच इज cuddling, hugging and sex related activities. जब भी आप किसी को हग करते हो, कडल करते हो या फिर किस करते हो, आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है. ऑक्सीटोसिन इज अ फील गुड हार्मोन. इट इज आल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन. एंड टू बी ऑनेस्ट, वी आर इमोशनल क्रीचर्स. वी कॉन्स्टेंटली फील द नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. एंड व्हाट बेटर वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स बाय hugging, kissing, cuddling, etc. So please stay connected. And that was it for the 5 techniques that would help you to deal with stress. तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते कि आज हमने क्या सीखा. सबसे पहले हमने डीप ब्रेथ सीखी कि 5 सेकेंड्स इन, 3 सेकेंड्स होल्ड एंड 7 सेकेंड्स एक्सेल. ये टेक्निक आप यूज करके स्ट्रेस से अपने आप को काम फील करवा सकते हो. फिर हमने मेडिटेशन सीखा जो आपको अपने इमोशंस प्रोसेस करने में काफी हेल्प करता है. फिर हमने मुन्ना भाई से ये सीखा कि हमें कॉन्स्टेंटली छोटी चीजों में ह्यूमर फाइंड करना चाहिए. मुन्ना भाई ने डॉक्टर अस्थाना से सीखा. फिर हमने ये सीखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहिए. मैं पर्सनली क्या करता हूँ, रात को सोता हूँ तब मेरे को कई बार नींद नहीं आती है और ओवर थिंकिंग के लूप में मैं फंस जाता हूँ, सोचता रहता हूँ. तो मैं यूट्यूब खोलता हूँ और उसके ऊपर साउंड्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स लगाता हूँ एंड बस प्लग इन करके सो जाता हूँ. एंड अराउंड 10-15 मिनट्स में मुझे नींद भी आ जाती है. एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए. तो यू शुड किस, कडल एंड हग. अब आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें एक एक करके इम्प्लीमेंट करके देखनी है. पहले आप मेडिटेट करके देखो, फिर दूसरा आप एक्सरसाइज करके देखो. ऐसे धीरे धीरे करके हर चीज करके देखो एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. नेक्स्ट सेगमेंट में हम सीखने वाले अबाउट स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशन. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द कोर्स. आज के सेगमेंट में हम सीखेंगे अबाउट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मैनेजिंग स्ट्रेस, कि क्या फूड आइटम्स हमें अवॉइड करनी चाहिए स्ट्रेस को अच्छे से बैलेंस्ड आउट रखने के लिए, और क्या फूड आइटम्स हमें कंज्यूम करनी चाहिए अपने आप को काम रखने के लिए एंड स्ट्रेस को इजीली मैनेज करने के लिए. अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेयो क्लिनिक की रिसर्च कहती है कि आपकी डाइट कंप्लीटली आपकी एंजाइटी एंड स्ट्रेस को क्योर नहीं कर सकती, बट देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स एंड न्यूट्रिशनल थिंग्स जो आपके बॉडी पे एक कामिंग इफेक्ट छोड़ती है. वेयरएज ऐसे भी कई फूड आइटम्स है जो आपके स्ट्रेस को एकदम एजिटेट कर देते हैं. मतलब आप जब वो फूड आइटम्स कंज्यूम करते हो, आपका स्ट्रेस लेवल काफी ऊपर हो जाता है और आपको काम रहने में काफी दिक्कत आती है. एग्जाम्पल के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन ब्रेड, ओट्स, किनवा आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज करती है. सेरोटोनिन इज अ केमिकल जो आपके बॉडी पे कामिंग इफेक्ट छोड़ता है. अब कई ऐसी भी चीजें हैं जो आपको काम बनाने की बजाय आपके स्ट्रेस को एग्रीवेट करती है. एग्जाम्पल के लिए शुगर कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है. एग्जाम्पल के लिए आप जब दिवाली में कोई भी तरह की स्वीट्स
कंज्यूम करते हो तो ऑब्वियसली कोई भी एक पर्टिकुलर स्वीट के पीस से आपका मन नहीं भरता, आपको लगता है कि मुझे और खाना है और खाना है। आपका माइंड सेशिएटेड होता ही नहीं है क्योंकि आपके माइंड को कॉन्स्टेंटली शुगर की क्रेविंग होती है। एंड फिर आप जब बार बार शुगर कंज्यूम करते हो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है एंड फिर तुरंत एक क्रैश फील होता है जब आपको वापस से शुगर नहीं मिलती है। तो इट इज एक्सट्रीमली एडिक्टिव। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना चाहिए कि आपको शुगर को रिप्लेस करना चाहिए विद नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीटनेस। अब शुगर फ्री यूज कर सकते हो, स्टीविया यूज कर सकते हो, फ्रूट्स यूज कर सकते हो, डेट्स यूज कर सकते हो, रेजिन्स यूज कर सकते हो और भी कई सारी चीज यूज कर सकते हो शुगर को रिप्लेस करने के लिए। अब रिसर्च कहती है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन से भी आपके काफी ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट दिन में 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर नहीं पी रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि आपका मूड अचानक से फ्लक्चुएट करेगा। तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। अब कई लोग कहते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करने से आई फील वेरी काम। वो सिर्फ टेम्पररी कामनेस होती है, आपको वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए अच्छा लगेगा, बट जब आपका हैंगओवर खत्म हो जाएगा तो यू विल फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड एंड एजी। एंड वर्स्ट में वर्स्ट, शुगर एंड कैफीन, जब आप ये दोनों चीजों को एक्सेसिवली कंज्यूम करते हो तो ये आपके स्लीपिंग पैटर्न को डिसरप्ट कर देता है। एंड जब आपको अच्छी तरीके से नींद नहीं मिलेगी तो अगले दिन आप स्ट्रेस्ड आउट एंड एंग्शियस फील करोगे। विंसेंट पेड्रे कहते हैं कि जब आप अपनी चाय में या फिर कॉफी में 1 या 2 टीस्पून भी अगर शुगर डालते हो तो देयर आर चांसेस कि वो आपकी एंजाइटी को एकदम रैंप अप कर देगा और आपको फिर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड आउट फील करवाएगा छोटी छोटी सिचुएशंस के लिए। एंड फिर लॉन्ग रन में आप एकदम ग्रॉगी हो जाओगे और छोटी छोटी चीजों पे स्नैप करने लगोगे। अब सारा कुट नाम की एक लड़की कुछ सालों से एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां खा रही थी, बट मेजरली उसकी हेल्थ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही खराब हो रही थी। तो एक दिन उसने अपने आप से कहा कि ये जो मैं जंक फूड कंज्यूम कर रही हूँ, शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम कर रही हूँ, एक्सेसिवली कॉफी कंज्यूम कर रही हूँ एंड अल्कोहल कंज्यूम कर रही हूँ, इसको एक बार कम करके देखती हूँ। सिर्फ 1 महीने के लिए मैं होम कुक फूड कंज्यूम करती हूँ, रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करती हूँ एंड जो भी गुड न्यूट्रिशनल थिंग्स है उन्हें कंज्यूम करके देखती हूँ एंड मेरे मेंटल हेल्थ में कितना सुधार आता है उसका एक रिपोर्ट निकालती हूँ। एंड बूम, उसने 1 महीने तक वो प्लान फॉलो किया, एक अच्छी डाइट कंज्यूम की, अल्कोहल एंड जंक फूड पे काफी लगाम लगाया उसने एंड फिर हर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इंप्रूव ड्रास्टिकली। रिसर्च कहती है कि पीपल फ्रॉम ऑल एजेस जो मूड डिसऑर्डर्स से सफर कर रहे हैं, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन होगा, पीटीएसडी हो गया, ये सारे ही जो मूड डिसऑर्डर्स है इनसे जो लोग डील कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ अपनी डाइट से शुगर को कम कर दे एंड अपनी डाइट में फैटी एसिड्स मतलब गुड फैट्स को इंक्लूड करे, गुड फैट जैसे कि घी, बटर, एवोकाडो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एटसेट्रा, अगर ये सारी चीजें ऐड करे तो उनके मूड डिसऑर्डर्स में काफी इंप्रूवमेंट आती है। प्लांट बेस्ड डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, लीफी ग्रीन्स हो, सीड्स एंड नट्स हो आर एक्सेलेंट फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब ये सारी चीजों में हाई मैग्नीशियम होता है जो आपके माइंड को काम करने में आपकी हेल्प करता है। वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स में जो ओमेगा 3 होता है वो आपके ब्रेन को नरिश करता है। बनानास ऑन द अदर हैंड आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टोफैन इज एसोसिएटेड विद अ गुड मेंटल स्टेट। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हो, वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हो, ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हो जिसके अंदर हाई ओमेगा 3 है, जैसे कि चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए एंड आप ये भी मेक श्योर करो कि आप बनानास कंज्यूम कर रहे हो। नाउ क्लिनिकल डिप्रेशन हैज बीन लिंक्ड टू इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। तो इसके काउंटर में कई ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है जो आप कंज्यूम कर सकते हो इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए। थिंग्स जैसे कि ब्लूबेरीज, एप्पल्स, टमाटोज, बीट्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच एंड वॉलनट्स आर सम गुड चॉइस दैट विल हेल्प यू काउंटर इन्फ्लेमेशन। एक स्टडी कंडक्ट करी गई जिसके अंदर 620 पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहले वीगन, सेकंड वेजिटेरियन एंड थर्ड नॉन वेजिटेरियन। अब द मेजर एजेंडा हियर वाज टू सी कि ये तीनों कैटेगरीज में लोएस्ट एंजाइटी स्कोर्स कौन से पर्सन के आते हैं, क्या वो वीगन के आते हैं, क्या वो वेजिटेरियन के आते हैं या फिर वो नॉन वेजिटेरियन के आते हैं। एंड यू माइट बी शॉक कि जो लोग वीगन थे वो लोग के सबसे लोएस्ट एंजाइटी एंड स्ट्रेस के स्कोर आए। एक और रिसर्च कंडक्ट करी गई जिसके अंदर 138 पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड किया, वेज एंड नॉन वेज। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि वेज पीपल रिपोर्टेड लेस नेगेटिव इमोशंस एज कंपेयर टू नॉन वेज पीपल। नॉन वेज पीपल के बॉडी में कार्डियानिक एसिड हाई था। ये कार्डियानिक एसिड आपके लिए सही नहीं है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन योर बॉडी। एंड ये मेजरली कार्डियानिक एसिड किससे बन रहा था? इट वाज बीइंग बिल्ड थ्रू नॉन वेज विच इज मीट।
आप ही देख लो ना, जब भी आप किसी चिकन को मारने जाते हो तो एनिमल्स को समझ में आ जाता है कि व्हेन दे आर गोइंग टू गेट किल्ड। तो आप जब एक चिकन को मारने जाते हो उसके बॉडी में कई केमिकल्स रिलीज होते हैं ड्यू टू फियर, एंग्जाइटी, क्योंकि उसे पता है वो मरने वाला है। एंड फिर आप जब उसे मार लेते हो और फिर उसे कंज्यूम करते हो तो उसके बॉडी में वो जो फियरफुल केमिकल्स रिलीज हुए वो आप कंज्यूम करते हो, एंड विच इन लॉन्ग रन आपको बहुत नेगेटिव फील करवाता है, क्योंकि वो जो हेन मर गया है उसके अंदर काफी नेगेटिव इमोशंस थे एंड फिर आपने वो जो नेगेटिव इमोशंस थे वो कंज्यूम किए, तो आपके दिमाग में भी नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे, राइट? एंड नेगेटिव इमोशंस देन फर्दर लीड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चिकन कंज्यूम करना बंद करो या फिर मीट कंज्यूम करना बंद करो, मैं खाली इतना कह रहा हूँ कि जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर एक लिमिट होनी चाहिए। बैलेंस इज द की। हर चीज मॉडरेशन एंड बैलेंस में की जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको 4 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, क्लीन अप योर डाइट। जो भी अनहेल्दी जंक फूड है उसे मत कंज्यूम करो, उल्टा होम कुक्ड एंड हेल्दी फूड कंज्यूम करो। आई नो स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट पड़ेगा कि जंक फूड को डायरेक्टली क्विट करना है, बट डायरेक्टली मत क्विट करो। आप अपने लिए शेड्यूल सेट कर सकते हो कि मैं ये हफ्ते में सिर्फ 2 बार जंक फूड कंज्यूम करूंगा, एंड फिर धीरे 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 करके आप एक ऐसी आदत बनाओ कि आप होम कुक फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, एंड फिर एक टाइम के बाद आपकी बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड खाने की इतनी आदत हो जाएगी कि फिर आप जब भी आपके बॉडी में जंक फूड डालोगे आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, एंड आपको तुरंत पता लग जाएगा कि नहीं यार तू सही चीज नहीं कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि मेजर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप जब फूड कंज्यूम कर रहे हो तो आपके लाइफ में एक मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस क्रिएट करे। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है इज कट डाउन ऑन योर अल्कोहल, शुगर एंड कैफीन, क्योंकि ये तीनों चीजें ना आपको इनिशियली कंज्यूम करने में अच्छा लगेगा, बट वो जब आप कंज्यूम कर लोगे उसके कुछ समय बाद आप एजिटेटेड एंड ग्रॉगी फील करोगे, एंड जब आपको अच्छे से नींद नहीं मिलेगी आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाओगे और कॉन्स्टेंटली नर्वस, एंशियस एंड स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे। थर्ड थिंग जो आपको करनी है इज ऐड गुड फैट्स टू योर डाइट। गुड फैट्स जैसे कि कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, घी, बटर, ये सारी चीजें जब आप ऐड करोगे उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो आपके ब्रेन को नरिश करेगा एंड आपके स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल को भी डिप करेगा। एंड द लास्ट थिंग दैट आईड लाइक टू से, कट डाउन ऑन मीट। अब मैं ये कंप्लीटली नहीं कह रहा हूँ कि आप मीट खाना बंद कर दो, आई रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि आपके अपने मेंटल वेलबींग के लिए मीट को थोड़ा सा कट डाउन करो। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर द लास्ट एंड फाइनल सेक्शन ऑफ द स्ट्रेस एंड एंजाइटी कोर्स। आशा करता हूँ कि आपने कई सारी चीजें सीखी होंगी, काफी इंसाइट्स पाए होंगे कि स्ट्रेस को एक्चुअल में हैंडल कैसे करते हैं। मैंने पर्सनली ये कोर्स से काफी कुछ सीखा है, एंड अगर मेरे जैसा सिंपल ह्यूमन बीइंग इतनी सारी इंसाइटफुल चीजें सीख सकता है तो ये जो कैमरा के पीछे लोग बैठे हैं आप भी ह्यूमन बीइंग्स हो, तो आप भी सीख के अपने लाइफ में ये चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड अपनी लाइफ को एकदम काम एंड पीसफुल बना सकते हो। एंड गाइज अगर आप यहाँ तक टिक गए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नीचे वो जो गोलू सा बटन है उसे भी प्रेस कर दो, वो नोटिफिकेशन बेल है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इस यूट्यूब चैनल को अपना घर समझिए, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल समझिए, एंड जो भी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं रिसर्च करके, आप कमेंट्स में पिन कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं वो सारी वीडियोस कवर करूं और आपको वैल्यू दूं। सो थैंक यू एंड पीस आउट।